नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं खरा सौदा। आपके साथ में हूं अभिषेक सतवर्तम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी आशीष। जिसका डर था बाजारों को वही हुआ है और यूएस फेड ने दरें 0.25% घटाई थी हैं, लेकिन 2024 के लिए 25 के लिए कॉशियस आउटलुक दिया है और यह संकेत दिया है कि दरें 4 नहीं सिर्फ 2 बार घटेंगी और इसके चलते ग्लोबल बाजारों में कोहराम की स्थिति है। अमेरिकी बाजारों की बात करें, 3 से 4.5% तक तो टूट गए फ्रंटलाइन इंडेक्स। डाउ में हम देख रहे हैं कि 50 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि डाउ जोन्स लगातार 10वें दिन गिरा है। कल 1100 अंकों की भारी भरकम गिरावट हमने डाउ जोन्स में देखी है और एशियाई बाजारों का मूड भी खराब है। 3 दिन तक भारतीय बाजार गिर चुके हैं। आज चौथा सत्र है, गिरेंगे जरूर। गिफ्ट निफ्टी ये संकेत दे रहा है 328 अंक नीचे 23,900 के आसपास कारोबार कर रहा है। सवाल यह है कि इस गिरावट पर, गैप डाउन ओपनिंग पर क्या आपको तेजी करनी है? क्या अगर आपको थोड़ा सा लंबा सोचना है, अगर निवेश के लिए अगर आपको बाजार में मौके खोजने हैं, क्या ये सही वक्त है? क्या नेगेटिव्स जो हैं वो बाजार में डिस्काउंटेड हैं या फिर ये चिंता बाजार के लिए थोड़ी सी और लंबी खींचेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स ऊपर गया है, 1% ऊपर डॉलर इंडेक्स में हमने भाव देखे हैं। अगर हम यूएस के ट्रेजरी यील्ड की बात करें, 4.5% के ऊपर 10 साल की बॉन्ड यील्ड निकल गई है। तो ये चिंताएं हैं और इसके बीच में हम देख रहे हैं कि एफआईआई की बिकवाली लगातार चल रही है। तो कुछ पेन पॉइंट्स बाजार के लिए हैं, लेकिन क्या आपदा अवसर क्या काम करेगी ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन 4 बड़े ट्रिगर आपके लिए पहले सामने लेकर आते हैं, उसके बाद एक एक करके आपके लिए हम राय लेंगे अपने एक्सपर्ट से। अगले 2.5 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए, पूरी की पूरी आपकी हम तैयारी करवाएंगे। तो यूएस फेड ने 0.25% दरें घटाई हैं और 2025 में 2 बार कटौती के संकेत दिए हैं। सितंबर का जो डॉट प्लॉट था यूएस फेड का, उसमें साफ तौर पर इंडिकेशंस थे कि 2025 में जो दरें हैं 4 बार घटेंगी, लेकिन अब ये साफ हो गया है, इंडिकेशंस आ गए हैं कि 4 नहीं 2 बार ही घटेंगी। और उसके पीछे की वजह यह है कि वहां पर हम देख रहे हैं कि महंगाई दर ऊपर है, 2% के ऊपर लगातार बनी हुई है। उसको लेकर फेड ने भी चिंताएं जाहिर की हैं और इकोनॉमी की स्थिति मजबूत है। डाउ जोन्स 1123 अंक टूट गया और अगर आप पिछले 10 दिन में देखेंगे तो करीब करीब 10 दिनों में 5% के से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। 6% के आसपास की गिरावट डाउ जोन्स में आ चुकी है। गिफ्ट निफ्टी 24,000 के नीचे आकर अब कारोबार करता हुआ दिख रहा है। 23,900 के आसपास ही गिफ्ट निफ्टी में 350 अंकों के आसपास की गिरावट है। नैस्डैक में भारी बिकवाली हुई है, 3.5% नैस्डैक टूटा है। अमेरिका के स्मॉल कैप शेयरों का इंडेक्स है रसल 2000, उसमें करीब करीब 4.5% की भारी भरकम गिरावट हमें देखने को मिली है। और आज आईटी शेयरों में आप तेज गिरावट के लिए तैयार रहिए। नैस्डैक से क्यू लेते हुए इन शेयरों पर नजर रहेगी। एक क्यू कल भी आ जाएगा और वो होगा एक्सेंचर के नतीजे आज आ जाएंगे। कल हमारे लिए ट्रिगर के तौर पर वो काम करते हुए दिखेंगे। लेकिन एफआईआई ने 3 दिनों में कैश मार्केट में 8,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। तो जो 3 दिन पहले आपको जो दिख रहा था कि नेट 12,000 करोड़ रुपए की दिसंबर में बाइंग थी, अब वो रह गई है सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की नेट बाइंग। यानी कि अब किसी भी वक्त ये रिवर्स भी हो सकती है। अभी आज 19 तारीख है, अभी 8-10 ट्रेडिंग सेशन शेष होंगे बाजार में। देखते हैं कि क्या होती है एफआईआई की चाल। लेकिन निश्चित तौर पर ये माहौल ठीक नहीं है। एफआईआई का पैसा निकलना, बिकवाली होना, ये ठीक नहीं है। लॉन्ग होल्डिंग में हम देख रहे हैं कि लगातार घट रही है। अब 34-35% के आसपास एफआईआई की लॉन्ग होल्डिंग आ गई है। बिल्कुल, तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन ग्लोबल बाजारों से संकेत काफी कमजोर है। फेडरल रिजर्व के 2025 के नजरिए की कमेंट्री के बाद काफी कमजोरी अमेरिकी बाजारों में दिखी। डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक 2.5 से 4% की गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। अभिषेक, इसके अलावा कौन से बड़े ट्रिगर्स है ग्लोबल बाजारों से जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए? अशेषा, आज के लिए तो ट्रिगर यही है, बाकी सारे ट्रिगर पीछे छुप जाएंगे या फिर इसकी आड़ में चले जाएंगे। क्योंकि देखिए, ये एक ट्रिगर भी था और बाजार के लिए कहीं ना कहीं हैंगओवर भी था। तो आप इसको पॉजिटिव देखना चाहें तो थोड़ा सा पॉजिटिव भी देख सकते हैं कि इसके बाद ना जो भी नेगेटिव्स होंगे ऑलमोस्ट वो प्राइस में सारे के सारे आज के बाद डिस्काउंटेड हो जाएंगे। लेकिन फेड का फटका हम कह रहे हैं इसको। दरें तो जितनी घटने की उम्मीद थी उतनी घटी हैं, लेकिन सितंबर के डॉट प्लॉट में फेड ने जो संकेत दिए थे कि 2025 में 4 बार दरें घटेंगी, वो 4 नहीं 2 बार ही दरें घटेंगी और ये निश्चित तौर पर चिंता की बात है।
यूएस फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल का ये कहना है कि इकोनॉमी की स्थिति मजबूत है, महंगाई दर है वो एलिवेटेड है। और पहले भी जेरोम पावेल ने ये कहा था कि दरों में कटौती को लेकर वो हड़बड़ी नहीं करेंगे या फिर आगे बड़े सोच समझकर वो कदम उठाएंगे। और उन्होंने कह दिया कि 2025 के लिए वो कॉशियस आउटलुक रखेंगे। जो 2024 के लिए जो ग्रोथ का अनुमान है वो भी उन्होंने बढ़ाया है, 0.5% बढ़ाया, उसको कर दिया है 2.5% के आसपास का। अगर हम महंगाई दर के अगर हम अनुमान की अगर बात करें तो वो भी आप देखिए 2.4% है, यानी कि फेड का जो लक्ष्य है 2% उसके काफ़ी ऊपर है। कोर महंगाई दर 2.8% पर है। तो ये सारी की सारी चिंताएं हैं और यही कह सकते हैं कि बेड़ियों की तरह इन्होंने काम किया है यूएस फेड को डिसीजन लेने के वक्त। लेकिन दरें तो घटी हैं, आगे की चिंता है। चिंता कितनी बड़ी है जरा इसको भी समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्लोबल मार्केट के एक एक्सपर्ट हैं, एनसीडी कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। अनुराग, किस तरह से देखें यूएस फेड का ये जो डिसीजन आया है? सितंबर में जो प्रोजेक्शंस थे मतलब वो अब पीछे छूट गए, उसको कोई मायने नहीं रहे और 2025 में कहा जा रहा है कि 2 ही बार रेट कट होंगे। अब क्या लग रहा है आपको कि सिनेरियो क्यों चेंज हो गया और क्या चैलेंजेस है यूएस फेड के सामने अब? अभिषेक, गुड मॉर्निंग। देखिए, थोड़ा सरप्राइजिंग है मार्केट का रिएक्शन, क्योंकि बदला क्या है, वो सिर्फ इतना सी बात बदली है कि अगले साल के एंड तक पहला प्रोजेक्शन था उनका 2.1% इन्फ्लेशन आ जाएगा तकरीबन। अब उन्होंने कहा है कि भाई 2025 तक 2.5 ही आ पाएगा, विच मीन्स अभी 2.78 के आसपास चल रहा है। मतलब कि अगले साल के एंड तक भी प्रोग्रेस इन्फ्लेशन में ज्यादा नहीं होगी। इसको देखते हुए उन्होंने ये कहा है कि जो पहले एफओएमसी रेट अगले साल के एंड तक 3.5 तक आ जाने की उम्मीद थी, अब कहा है कि भाई 3.9 तक ही रहेगा। विच मीन्स के मार्केट ने जो 3 रेट कट अगले साल प्राइस किए हुए थे, अब बात ये चल रही कि 2 ही रेट कट होंगे। उनका प्रोजेक्शन है 2 रेट कट्स का। अब 3 की जगह 2 रेट कट्स हो गए, सोचने में तो उतनी बड़ी बात नहीं लगती है। लेकिन अभिषेक, ऐसा लगा मार्केट को जैसे कि मार्केट हर चीज को, फ्यूचर को प्राइस करता है ना। पहले अगर आप इससे 1 साल पहले जाएं तो मार्केट, शेयर पावेल ने कहा था कि हाँ अब देखिए इन्फ्लेशन अब ज्यादा खतरा नहीं है, हम रेट कट शुरू कर सकते हैं। और मार्केट ने 6 रेट कट प्राइस कर लिए थे फॉर 2024। बहरहाल खत्म होते होते उनको 4 रेट कट्स मिले, लेकिन बीच में उन्होंने फिर से गोता खाया कि शायद कोई कट नहीं होगा। अब मार्केट, शेयर पावेल कह रहे हैं कि 2 रेट कट्स होंगे, लेकिन मार्केट प्राइस कर रहा है कि शायद कोई भी रेट कट ना हो। तो ये सब तो देखिए अभिषेक चलता रहेगा। कुल मिला के फेडरल रिजर्व को भी ठीक से अंदाजा नहीं होता, उनका डॉट प्लॉट तकरीबन हर 3 महीने के आगे भी गलत निकलता है। तो बहरहाल सिचुएशन ये है कि डेटा हमें भी देखना पड़ेगा, डेटा फेडरल रिजर्व भी देखेगा। आप कुल मिला के सीन देखें तो उनका रेट अभी 4.25 से 4.5 के बीच में है। 10 ईयर यील्ड भी तकरीबन इसी के बीच में घूम रही थी। आज अगर नहीं बढ़ती तो वो 4.35, 4.25, 4.4 तकरीबन वहीं पर है। तो अब उन्होंने गैप जो है वो कवर कर दिया है 10 ईयर यील्ड। अब बाकी जो मार्केट, जैसा डेटा आएगा मार्केट वैसे ही बिहेव करेगा। मुझे लगता है अभिषेक इतनी इसमें ये जर्क रिएक्शन था। कुछ ईयर एंड बुकिंग भी, प्रॉफिट बुकिंग भी थी। देखिए सब कोई प्रॉफिट पे बैठे हैं तो वो फिर प्रॉफिट बुक भी करना चाहते हैं फंड्स, तो कुछ ये भी था, बट ये संभल जाएगा। आई थिंक दिस वाज ओवर रिएक्शन। अल्टीमेटली इन्फ्लेशन उतना बड़ा खतरा है नहीं यूएस मार्केट्स में, बट हाँ जैन और फेब का डेटा भी उतना अच्छा नहीं आता है, बिकॉज ईयर एंड होता है तो कंपनीज प्राइसेस को रिवाइज करते हैं। मार्च से हमें शायद कुछ रिलीफ मिले, तो कुछ लोगों ने शायद ये सोचा होगा कि अब 2-3 महीने कुछ है नहीं तो आप निकल लेते हैं मार्केट से। ये कुछ मिक्स नजरिया है अभिषेक, बट अदरवाइज आप देखिए पॉजिटिवली इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है अभिषेक कि उन्होंने जीडीपी एस्टिमेट्स रिवाइज किए हैं अपने। 2.5 का अभी इस साल उम्मीद कर रहे हैं, अगले साल 2.1 उम्मीद कर रहे हैं। तो अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो स्टॉक पिकर्स मार्केट है, अर्निंग्स देखिए और स्टॉक पिक कीजिए। बट अदरवाइज इकोनॉमी पे कोई खतरा नहीं है किसी भी किस्म का, राइट। यूएस इकोनॉमी इज द ओनली इकोनॉमी इन द वर्ल्ड विच इज गोइंग वेरी वेरी स्ट्रांग अभिषेक। लुक एट द साइज ऑफ इट, और $28 ट्रिलियन। ऑलराइट, तो ये नज़रिया फ़िलहाल यूएस बाज़ारों के लिए। अनुराग नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ।
पर अनुराग, हाल फिलहाल जो हमने देखा कि यूएस में इलेक्शंस के बाद इमर्जिंग मार्केट से फंड निकलकर थोड़ा सा यूएस की तरफ शिफ्ट आया। जी हाँ, यूएस के मार्केट्स काफ़ी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे थे। पर अनुराग, सवाल ये है कि क्या अब जब यूएस में माहौल बिगड़ा है तो क्या इसका और भी गहरा असर इमर्जिंग मार्केट्स में भी आ सकता है? क्या वहाँ का नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पे भी क्रीप इन और हो सकता है? और भारतीय बाजारों के लिए किस तरीके से आप फंड फ्लो होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि एफआईआईज अभी भी पूरी तरीके से लौटे नहीं हैं? नहीं, लौटे तो नहीं है। देखिए, वो इसलिए है सृष्टि, देखिए, क्योंकि 10 ईयर यील्ड को हर कोई देखता है। अब मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बताता हूं। यूएस 10 ईयर यील्ड में आप 4.5% कमा सकते हैं रिस्क फ्री, राइट, डॉलर टर्म्स में। और इंडिया का 10 ईयर यील्ड कितना है अभी? 7% के आसपास होगा। मार्केट में आप रिस्क लेंगे, अर्निंग प्रोजेक्शन 10 से 12% का है, 10% का है। इस साल तो 7% का है अर्निंग्स का प्रोजेक्शन पूरे साल का। अब उस पर आप डॉलर का डेप्रिसिएशन भी, करेंसी डेप्रिसिएशन भी लगा दीजिए, तो कुल मिला के अगर 4.5-5% के बीच में आपको यूएस में रिस्क फ्री मिल रहा है, तो वो मनी वापस यूएस को चेज करेगा। और अगर सभी इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल रहा है तो इंडिया से भी निकलेगा। इंडिया का शेयर भी ज्यादा है, लिक्विडिटी भी है। तो बेसिकली जब भी 10 ईयर यील्ड यूएस की बढ़ती है और स्ट्रांग रहती है, और अभी जो कि अनुमान है कि अगले साल 2 ही रेट कट आएंगे मुश्किल से, तो अगला पहला रेट कट शायद जून में आएगा। तो स्ट्रांग 10 ईयर यील्ड में तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा आता नहीं है, उससे पैसा निकलता है, बिकॉज सेफ हेवन मार्केट ढूंढता है। तो ये सिचुएशन चलेगी सृष्टि, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मैं इस पे एक पॉजिटिव नजरिया भी देता हूं। देखिए, अब इंडियन मार्केट वो नहीं रहा। एफआईआई का फ्लो कुल मिला के 10 बिलियन से 15 बिलियन रहता है हर साल। पिछले 10-12 साल का ट्रेंड देख लीजिए, इतना ही रहता है। बहुत इन्वेस्ट कर दिया तो 20 बिलियन कर दिया, कम कर दिया तो 10 कर दिया, नहीं तो 0 कर दिया। अभी इंडियन मार्केट में खुद डोमेस्टिक फ्लोज $50 बिलियन के आ रहे हैं। तो ऐसे में इंडियन मार्केट्स का लेवल्स आर नॉट डिसाइडेड सो मच बाय एफआईआईज। वो सिर्फ लार्ज कैप में डिसाइड करते हैं। वो आप देखते हैं निफ्टी की रेंज में स्टक है, बाकी पार्टी स्मॉल और मिड कैप में चली रही है। सृष्टि, आपने एक नजरिए की बात की। अगर मैं इस डिस्कशन से कोई काम की बात, अगर इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए मैं 2 बातें छोड़ना चाहता हूँ सृष्टि, बहुत जरूरी है। साल का एंड है, कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 बातें इंपॉर्टेंट है आई थिंक, जो इंडियन स्मॉल इन्वेस्टर्स मिस कर रहे हैं। जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है इंडिया का, वो पिछले 3-4 साल के रिटर्न्स को चेज कर रहा है। और हो क्या रहा है कि आपका 70-80% एसआईपी स्मॉल और मिड कैप में जा रहा है। उसमें कोई एफआईआई है ही नहीं बेचने के लिए। तो आप अपना माल खुद ही खरीद रहे हैं और खुद ही खुश हो रहे हैं, उसके प्राइस बढ़ रहे हैं। बट अल्टीमेटली इस गुब्बारे में सिर्फ हवा भरने से कुछ फायदा होगा नहीं। बैलेंसिंग फोर्स निफ्टी में है, जहां पर एफआईआईज बेच रहे हैं, वहां पे एक प्राइस डिस्कवरी अच्छी हो रही है, वो लेवल्स अच्छा है। और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि वो आपको 12% रिटर्न देगा। लेकिन मिड और स्मॉल कैप में अगर स्मॉल इन्वेस्टर्स का एसआईपी है, तो प्लीज उसको आप रीएलोकेट करें, रीइवेल्युएट करें। आपका 50% एसआईपी हमेशा लार्ज कैप में जाना चाहिए। सिर्फ 20 से 30% स्मॉल और मिड में कंबाइंड जाना चाहिए, और 20% आपका डेट फंड्स में होना चाहिए। अगर ये एलोकेशन आपका नहीं है, तो सूनर लेटर एसआईपी इन्वेस्टर्स को नुकसान होगा। देखिए, एसआईपी का वही फिलॉसफी थी जब कहा था कि ये तकरीबन 12-14% दे देगा लॉन्ग टर्म में। तो आई थिंक इसको रिवैल्यूएट करें और अपने पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन ठीक रखें, नहीं तो ये गाड़ी कहीं ना कहीं ये गिर जाने वाली है। जो पिछले 20-25 साल में नहीं हुआ, वो आगे कैसे हो जाएगा सृष्टि। तो ये मैं छोटा सा एक एडवाइस छोड़ना चाहता हूं फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स। बाकी वो दुनिया की चिंता ना करें, ये सब होता रहेगा। इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। ऑल राइट अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम आपका कि आज आपने समय निकाला और ये भी बताया कि उम्मीदों के लिहाज से किस तरीके से यूएस में फेड रेट में बदलाव हुए, डॉट प्लॉट को लेकर क्या कुछ निराशा थी, और साथ ही अभी इंडिया पर क्या नज़रिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से थोड़ा सा सेंटिमेंट बिगड़ता हुआ नजर आया है यूएस बाज़ारों में, इसका असर भारतीय बाज़ारों में आज के दिन ज़रूर दिख सकता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी देखिए एक भारी भरकम गिरावट वहाँ पर दिख रही है। 300 अंकों से ज़्यादा की कमज़ोरी है। ऐसे में समझना काफ़ी अहम हो जाता है कि एफआईआईज डीआईआईज अपनी पोजीशनिंग कैसे बना के बैठे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से आप देखेंगे तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। इंडेक्स लेवल पे इंडिया विक्स भी आपको कहीं ना कहीं संकेत दे रहा था कि वॉलेटिलिटी
वॉलेटिलिटी तो ज़्यादा है ही, पर इसी के साथ कंसर्न्स जो हैं ब्रॉडर मार्केट में भी गहराते हुए दिखे थे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि FIIs DIIs ने अपनी पोजीशनिंग में क्या कुछ बदलाव किया है, कल कैश मार्केट में क्या आंकड़े निकल कर आए हैं। और अभिषेक, आपसे ही समझना चाहेंगे, देखिए कल फिर से FIIs की तरफ से बिकवाली ज़रूर रही, पर DIIs का जोश काफ़ी था, पर कुछ ज़्यादा जोश भर नहीं पाए वो। अगर हम देखें तो इंडेक्स में काफ़ी गिरावट थी, थोड़ा सा होल्ड ज़रूर कर रहे थे ब्रॉडर मार्केट्स, पर अभी फ़िलहाल पोजीशनिंग कैसी है? सृष्टि, देखिए दो पहिए हैं अगर हम कहें, ये जो गाड़ी चल रही है बाजार की। एक DIIs वाला तो ठीक है, मतलब हमारे अगर लोकल फंड्स भी अगर नहीं होते तो पता नहीं क्या स्थिति होती, वो रहेंगे भी। लेकिन FIIs को लेकर चिंता ज़रूर है। और पिछले अगर आप 5 सत्र में देखेंगे तो कैश में 6 में से 5 सत्र में बिकवाली का आंकड़ा आ चुका है। अभी कुछ दिनों पहले तक हम चर्चा कर रहे थे कि नहीं ये महीना शायद ठीक हो जाएगा, 12,000-14,000 करोड़ रुपए की नेट बाइंग थी, अब वो रह गई ही 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की। और ये आंकड़े आप देखिए आपकी स्क्रीन पर हैं, पिछले 5 में से एक सत्र में सिर्फ खरीदारी का आंकड़ा दिख रहा है। तो ये चिंता शायद थोड़ी सी बढ़ेगी। और लगातार हम एक्सपर्ट से बातचीत ये भी कर रहे हैं, पहले ये चिंता थी कि यहाँ से फंड्स निकल के जा रहे हैं चीन में, लेकिन अब हो ये रहा है कि शायद चीन नहीं जा रहे हैं फंड्स, फ्लोज जो मूव कर रहे हैं ना, क्योंकि चाइना से भी आउटफ्लो हो रहा है। अब ये कहीं ना कहीं जो उम्मीद ये थे कि नहीं अमेरिकी इकॉनमी देखिए स्ट्रांग हो रही है, डॉलर इंडेक्स अब 2 साल की ऊंचाई पर 108 पर ट्रेड कर रहा है। और कल की मार्केट में तेज सेल ऑफ के बाद US फेड के आउटलुक के बाद हमने देखा कि जो बॉन्ड यील्ड है 10 साल की वो पहुंच गई है 4.5% के ऊपर। अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब हम 4.2 के आसपास का आंकड़ा देख रहे थे, तो वहां पर भी एक कह सकते हैं कि एक सेफ्टी नेट खुल रहा है इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए। अच्छा, भारतीय बाजार में रहें क्यों? आप ये देखिए कि यहाँ पर कंजम्पशन को लेकर दिक्कतों की खबरें आ रही हैं। यहाँ पर रुपये तो खैर लगातार वीक हो रहा है क्योंकि FIIs के आउटफ्लो हो रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर Q2 के अगर आप आंकड़े देखिए, वहाँ पर हमने देखा था कि ज़्यादातर नतीजे कोई ऐसा सरप्राइजिंग कोई फैक्टर था नहीं, डल हमने पूरा का पूरा सीज़न देखा। ग्रोथ को लेकर चैलेंजेस कहीं ना कहीं निकल के आए, GDP ग्रोथ को लेकर महंगाई एलिवेटेड है। तो अभी ऐसी चीज़ें नहीं है जो कि हम कह सकते हैं कि पूरे मार्केट पर भरोसे को रीइंस्टेट कर पाए FIIs का। तो हो सकता है कि आउटफ्लो अभी और ये बढ़ सकता है, और अभी गुंजाइश भी है। आप देखेंगे कि FIIs की लॉन्ग पोजीशन है वो 36% से घटकर 35% के आसपास आई है, और नीचे ये जा सकती है। ये देखने वाली चीज़ होगी कि कितना पोजीशन कम करते हैं। और दूसरी अगर आप देखेंगे तो जो शॉर्ट्स हैं वो लगातार FIIs बढ़ा रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में जो नेट शॉर्ट में पिछले 9 सत्र में 168% के आसपास का उछाल आ चुका है, और पिछले 2 हफ्ते में पहली बार जो नेट शॉर्ट जो है वो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चला गया है। तो जो मूड है भारतीय बाजारों को लेकर वो इन आंकड़ों को देख के ये समझ में आ रहा है कि FIIs अभी बेरिश हैं। जो FI जो लौटने की जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या FIIs लौट आए हैं, अब ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि वो लौट आए हैं, क्योंकि वो आंकड़े हमें ये संकेत दे नहीं रहे। बस प्रश्न ये है कि वो जा कहाँ पर है। यहाँ से अगर फंड्स का अगर आउटफ्लो हो रहा है तो किधर जा रहे हैं? वो क्या चीन जा रहे हैं? क्या वो कोरिया है, जापान, कहाँ जा रहे हैं? उसके बारे में पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि FIIs को लेकर जो सेंटिमेंट है वो डाबाडोल है। और ये जो चीज़ है ना, बाकी सारी चीज़ें देखिए प्राइस में आ चुकी हैं। US फेड ने जो कुछ डिसीजन लिया, जो कुछ कहा, जो आउटलुक शेयर किया, स्टेटमेंट, कमेंट, सारे आज की गिरावट के बाद प्राइस में हो जाएंगे। एक टेंशन बाजार के लिए रह जाएगी, और वो रह जाएगी FIIs की वापसी। जो वापसी जो शुरू हुई थी इस महीने, उसको एक ये डेंट जरूर लगा है, और अभी भी आंकड़े जो हैं पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। आज के थोड़े से आंकड़ों को अगर हम थोड़ा विस्तार से अगर आप समझेंगे, देखिए कल इंडेक्स ऑप्शंस में कल भी करीब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग आई थी। परसों कल के जो आंकड़े हैं 16,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग के हैं। स्टॉक ऑप्शंस में बिकवाली है, स्टॉक फ्यूचर्स में नेट बिकवाली है, थोड़ा सा कम है नेट अगर आप आधार पर आंकड़ा देखेंगे, लेकिन ट्रेंड आउटफ्लो का ही है। तो FIIs की चिंता बाजार को अभी आगे ऐसा लग रहा है आंकड़ों को देखकर कि थोड़ा सा और परेशान करेगी। देखिए होता क्या ना कि FIIs भी क्या, वो भी ट्रेडर भी तो हैं, ट्रेडर मेंटेलिटी भी उनकी है। तो वो शायद यहाँ पर वो तब आएंगे जब देखेंगे कि अच्छा ठीक है, अब हमें वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा आकर्षक मिल रहे हो, लौटेंगे। ऐसा नहीं है, कहाँ जाएंगे, उनको पैसे डालने इमर्जिंग मार्केट में। और भारत एक बड़ा बाजार है जहाँ पर ग्रोथ है, जहाँ पर कंजम्पशन का
का सपोर्ट है। तो ये चीजें हैं, लेकिन अभी के लिए शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे तो एफआईआईज को लेकर चिंता जरूर है। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म में एफआईआईज को लेकर चिंता जरूर है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी भारी बिकवाली दिखी थी, लेकिन इसके अलावा बाजार पर चर्चा करें तो याद रखें कल तीसरे दिन लगातार बाजार में गिरावट दिखी और आज भी कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अभिषेक, ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या बनाए और कौन से फैक्टर्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? आशीषा, देखिए नवंबर का जो निचला स्तर था 23,350 के आसपास तक के स्तर थे और वहां से हमने देखा था निफ्टी को रिकवर करते हुए करीब करीब 1400-1500 पॉइंट। अब आज की जो ग्लोबल टर्मोइल हम देख रहे हैं अमेरिका समेत एशिया में जो माहौल है, उससे लग रहा है कि शायद उस लेवल तक बाजार फिर से गिरने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए यूएस फेड को आउटलुक को लेकर ना, जैसा कि अनुराग भी कह रहे थे कि ओवर रिएक्शन है और हो सकता है कि अब ये एक बड़ी चीज पीछे छूट जाएगी ना, तो मार्केट अपने आप को फिर से रिकैलिब्रेट करने की स्थिति में होगा। मे भी हो सकता है कि आज ये जो 300 अंकों की आपको गिरावट है ना, इसी गिरावट पर शुरुआत हो और शायद ये बढ़े ना 23,900 की रेंज में निफ्टी के लिए हम हो सकता है कि आज बाइंग होती हुई दिखे। लेकिन सलाह ये है कि बाजार को खुलने दीजिए, गिरने के साथ ही कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये चीज़ हम बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करने वाला बाजार है, क्योंकि आप गिफ्ट निफ्टी को अगर देख के और ओपनिंग पर उसके आधार पर कोई ट्रेड लेंगे तो आप फंसेंगे। और पिछले हम इस पूरे हफ्ते में तो कम से कम हमने ये होते हुए देखा है। तो बाजार खुलने दीजिए, आधे घंटे पौने घंटे उसको सेटल होने दीजिए और उसके बाद आप कोई रणनीति बना सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आपको बाइंग करनी है तो आप खरीद सकते हैं, मौके आपके पास हमेशा रहते हैं। हाँ, बस चीज़ ये करनी है कि अब आपको ना स्टॉक चुनते वक्त बहुत ही सावधानी के साथ आपको अपने शेयर चुनने हैं। आपको वही शेयर चुनने जहां आपको ऐसा लग रहा हो आंकड़े देखकर या फिर कंपनी की तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आते हुए कि अच्छा इनके नतीजे अच्छे आएंगे। जो स्टॉक ऑलरेडी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं अपने ऊपरी स्तर पर, साल की ऊंचाई पर या फिर मल्टी ईयर हाई पर, वहां पर आप अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। बैंकिंग शेयर ऊपरी स्तरों से थोड़े से हल्के हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी सेटल होने दीजिए। एचडीएफसी बैंक देखिए 1800 रुपए के आसपास फिर से आ गया है। आईसीसी बैंक की बात करें 1300 रुपए के आसपास के भाव में। एसबीआई फिर से 850 के नीचे के भाव दिखा रहा है। बैंकिंग शेयरों में पिछले 2 दिनों में पेन बढ़ा है, रिलेटिवली इसको सेफ माना जा रहा था, लेकिन थोड़ी सी चिंता इस चीज को बैंकिंग को लेकर बढ़ी है। आईटी एक और सेक्टर है जहां पर आज हो सकता है कि एक तेज पिटाई हम देखें। एक ट्रिगर और खड़ा है, वह है एक्सेंचर के नतीजे। दिग्गज कंपनी है दुनिया की, और एक्सेंचर से हम कंपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि एक्सेंचर का जो बिजनेस मॉडल है और भारतीय आईटी कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है, कंसल्टेंसी वाला बड़ा पार्ट है, तो उससे हम डायरेक्ट उसको तुलना कर लेते हैं। तो जो एक्सेंचर के जो नतीजे आएंगे उसके आधार पर फिर आईटी शेयरों की चाल तय होगी। लेकिन आज के लिए गिरावट के संकेत निश्चित तौर पर हमें देखने को मिलेगा उसमें। अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है वो 23,800 23,600 वहां पर सपोर्ट लेते हुए निफ्टी शायद देख सकता है। 24,300 अब रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। जो कल तक हम मान रहे थे कि सपोर्ट है वो क्रूशियल अब रेजिस्टेंस बन जाएगा निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी की बात करें तो अब जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं वो दिख रहा है 51,000 के आसपास जाकर निफ्टी बैंक के लिए, और जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 52,500 का। लेकिन ये है कि कुछ भी करने से पहले आपको वेट करना है, क्योंकि माहौल आज के लिए फिर से खराब है और ग्लोबली चैलेंजेस है भारतीय बाजार के लिए। और आधे घंटे पौने घंटे वेट कर लीजिए, उसके बाद ही आपको कोई रणनीति बनानी है। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन इस बीच हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनी भट्ट अब हमारे साथ जुड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। कमजोर ओपनिंग के संकेत, ग्लोबल मार्केट्स में भी कमजोरी दिखी, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से सबसे पहले बताएं रणनीति क्या बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स आज हम देख पाएंगे। अवनी, ये क्वेश्चन आपके लिए था। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज गैप डाउन तो हो रहा है। निफ्टी के लिए 23,850 से 900 का एरिया बहुत क्रूशियल रहेगा। तो वहां पे मेरे हिसाब से वो अगर टेस्ट हो जाता है तो एक छोटे से बाउंस बैक के लिए रुकना चाहिए। और अगर वो लेवल टूट जाता है आज,
तो फिर एक बड़ी मंदी के संकेत आ जाता है नीचे। फिर से हम लोग एक बार 23,250 तक का लेवल देख सकते हैं। तो ये बहुत एक क्रूशियल लेवल रहेगा 23,850 से 900 का एरिया। और बैंक निफ्टी के लिए काफी शॉर्ट बिल्डअप हमने देखा है कल के क्षेत्र में। और जो कमजोर संकेत आ रहे हैं उसका नीचे की तरफ का टारगेट बनता है अराउंड 51,400 का। तो ये 51,400 का लेवल है जहां से एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हमें पहले जो गैप डाउन हो रहा है इस वजह से पहले आधे घंटे से 45 मिनट्स तक हमें थोड़ा सा वॉच करना चाहिए कैसे मार्केट बिहेव करता है, ये डाइजेस्ट कर पाता है कि नहीं न्यूज सारे। और गैप डाउन ओपनिंग के बाद में जो नीचे के स्तरों पे एक बाइंग का मौका बनता है, लेकिन हमें रुकना चाहिए पहले आधे पौने घंटे के लिए कोई भी रणनीति बनाने से पहले। ठीक है, तो चलिए सपोर्ट लेवल्स अवनी ने हाईलाइट ज़रूर किए, बट क्लियर स्ट्रैटेजी है कि स्टार्टिंग के आधे से पौने घंटे आप कुछ ना करें, मार्केट्स को थोड़ा सेटल होने दें। ये जो गिरावट है वो रह सकती है, एक भारी गिरावट के बाद अगर अपने की सपोर्ट लेवल्स पे थोड़ा सा स्थिर होते हुए नज़र आ रहे होंगे बाजार, तब हम फिर से एक बार रिव्यू ज़रूर करेंगे। अवनी हमारे साथ बनी हुई है, पर अवनी स्टॉक स्पेसिफिक नज़रिया कहाँ पर है, क्योंकि आज कई सारे काउंटर्स में गैप डाउन के साथ ही शुरुआत होने की उम्मीद जता रहे हैं। तो ऐसे में कोई स्टॉक जो कि निचले स्तरों पे बाय करना है, या फिर अभी भी कोई स्टॉक है जहां पर थोड़ा सा बिकवाली की सलाह है आपकी? तो रणनीति आज दोनों तरफ की रहेगी, एक बाइंग साइड पे और एक सेल साइड पे रहेंगी। तो पहले बाइंग साइड की बात करते हैं। तो ये इतनी गिरावट में एक डिफेंसिव सेक्टर के साथ चलेंगे। फार्मा सेक्टर से डॉक्टर रेड्डी पे मेरा ध्यान है। तो डॉक्टर रेड्डी ने कल ब्रेकआउट दिया है 50 दिन और 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज भी दिया है। फ्यूचर्स में भी लॉन्ग एडिशन हमें दिखा है, ऑलमोस्ट अराउंड 4% का लॉन्ग एडिशन हुआ है। तो अगर आज ये गैप डाउन को लेकर के अगर स्टॉक में भी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होता है तो 1260 के करीबन अगर ये स्टॉक मिलता है तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए ऊपर 1305 के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस हमें लगाना है 1240 का। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा अगर 1260 के लेवल पे मिलता है तो। और अगर नहीं होता है, ये करीबन क्लोज हुआ था 1275 के आसपास, तो वहीं पे अगर खुलता है तो वो तो क्लियर संकेत है कि ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है। तो आपको बाइंग बिल्कुल इसमें करनी ही है। नीचे 1240 का टारगेट रहेगा, ऊपर 1305 का स्टॉप 1305 का टारगेट रहेगा और 1240 का स्टॉप लॉस रहेगा। और दूसरा काउंटर है जिसमें कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है स्टॉक। फ्यूचर्स में शॉर्ट एडिशन होते जा रहा है पिछले 3-4 दिनों से। और कल के क्षेत्र में बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, वो स्टॉक है इंडस टावर। तो इंडस टावर में परसों के दिन एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया और कल उसमें फॉलो अप सेलिंग भी हमें दिखी है। तो ये क्लियर ब्रेकडाउन है और 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद दिया है। तो ये स्टॉक में बिकवाली जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो इसमें हम सेल ट्रेड बना सकते हैं 315 के टारगेट के लिए और ऊपर 352 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, एक बाई और एक सेल अवनी जी की तरफ से। अवनी जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। 352 रुपये का स्टॉप लॉस, 315 रुपये का टारगेट हो गया इंडस टावर के लिए। इसमें आपके लिए बिकवाली की रणनीति है। और डॉक्टर रेड्डीज में 1305 के टारगेट, 1240 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। लेकिन देखिए आज वो दिन है ना, ये आपको ना बाजार खुलने से पहले ट्रेड दिए जा रहे हैं कुछ कुछ अज्यूम करके, कुछ पैटर्न्स, कुछ डेटा को। लेकिन सेंटिमेंट जब वीक होता है ना, थोड़ा सा आपको ना कॉशियस रहने की जरूरत होती है। तो स्टॉप लॉसेस को बहुत ही आपको आज ज़्यादा ध्यान देके फॉलो करने की ज़रूरत है। तो ये दो स्टॉक हो गए अवनी जी की तरफ से। हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, किरण जानी हमारे साथ हैं जैनम ब्रोकिंग से। किरण जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आप बताइए किरण जी, आपके लिस्ट में कौन से शेयर है और क्या एक बाई एक सेल आपकी तरफ से भी है? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो डेफिनेटली फेड के मीटिंग के बाद आज हम एक गैप डाउन देख रहे हैं। लेकिन इस गैप डाउन के अंदर आप जो स्टॉक्स ब्रेकआउट लेवल के आसपास मिल रहे हैं वहां पे आप डेफिनेटली एक बायर की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये जो करेक्शन या तो फॉल देख रहे हैं वो शॉर्ट लिव्ड हो सकता है। लेकिन फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक हम देखें तो कल फार्मा ने काफी अच्छा किया था, तो एक स्टॉक जो रहेगा वो फार्मा से ही रहेगा, वो है ऑरो फार्मा। अगर आप ऑरो
ऑरो फार्मा का डेली प्राइस चार्ट देखोगे तो स्टॉक अपने 200 दिन की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन मल्टीपल बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमको देखने को मिल रही है। कल के सत्र में भी एक बुलिश एंगल पिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न विद वॉल्यूम हमने देखी है। डाइवर्जेंस क्लियर कट हम देख रहे हैं आरएसआई के ऊपर, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आज इस करेक्शन में, और जनरली हमने देखा है कि जब इतना बड़ा गैप डाउन होता है तो फार्मा एफएमसीजी मार्केट को बचाते हैं, तो आज भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो ऑरो फार्मा आप लॉन्ग कर सकते हो, 1245 के आसपास की क्लोजिंग है, 1280 तक के आप टारगेट देख सकते हो, और 1220 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। दूसरा जो स्टॉक है वो पेपर इंडस्ट्री से कल भी हमने डिस्कस किया था, उसी को हम रीरेट कर रहे हैं, वो है जेके पेपर। जेके पेपर में आप देखोगे तो क्लियरली एक जो फॉलिंग चैनल है या तो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है उसके ब्रेकआउट के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। कल के सत्र में भी थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन आया, जहां पे उसके ब्रेकआउट लेवल जो थे 465 466 उसको उसने रिटेस्ट किया है, तो उसी लेवल के आसपास अवेलेबल भी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से हमें को लॉन्ग करना चाहिए। 1 से 2 दिन में आप 490 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 454 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो जेके पेपर एंड ऑरो फार्मा हमारी तरफ से बाय कॉल रही है। ठीक है, एक फार्मा का स्टॉक हो गया है किरण जी की तरफ से। देखिए कहीं कहीं सेफ्टी आती है, फिर लोग सेफ्टी की तरफ जाते हैं, डिफेंसिव्स जो हैं फिर वो काम आएंगे आपके। और विंडो फार्मा के लिए 1280 का टारगेट, 1220 रुपये का स्टॉप लॉस। कल भी अच्छी क्लोजिंग देखी गया है, करीब 3% के आसपास की मजबूती हमने अरविंदो फार्मा के शेयर में देखी है। और पूरे फार्मा पैक में ही कल खरीदारी थी, मतलब बाजार में इक्का दुक्का जो सेक्टर थे ना उसमें फार्मा ही था। जेके पेपर इसमें देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ठीक ठाक तेजी बिल्ड होती हुई दिखी है। तो जेके पेपर एक और शेयर होगा जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, और इसके लिए जो टारगेट आपके लिए होगा वो होगा 490 रुपये का, स्टॉप लॉस 454 रुपये का आपको लगा के चलना है। तो 4 में से 3 बाई की कॉल्स आ गई हैं कमजोर बाजार में भी। देखते हैं आप आज ना स्टॉप लॉसेस बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करके चलना है बाजार में, ये ध्यान रखिएगा आप। अब ये समझ लेते हैं कि आज खबरों के दम पर कहां पर एक्शन होगा, कहां आपकी नजर होनी चाहिए। स्टॉक्स न्यूज लेकर हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर जुड़ गए हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए आज कहां नजर रहेगी? जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं एजीएस ट्रांजैक्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पे सूत्रों के अनुसार कुछ एक बड़ी खबर आ रही है। उनका मानना है कि कहीं पे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है उसका रोल आउट जो है वो नेशन वाइड चालू होने वाला है अगले 2 महीने में ही। पहले ही हमने देखा था कि कंपनी ने कहीं पे ये जो लॉन्च किया था चेन्नई में, बेंगलुरु में और मुंबई जैसे बड़ी सिटीज़ में, और आगे जाके ऐसे ही बड़ी सिटीज़ में दिल्ली और हैदराबाद की भी एडिशन हो सकती है। और अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो कंपनी जो है वो इस कार्ड को जो है वो लॉन्च कराता है, और इसके चलते एजीएस ट्रांजैक्ट जो है वो काफ़ी फोकस में रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं जैगल प्रीपेड के बारे में। कंपनी ने फिलहाल में ही क्यूआईपी लॉन्च किया है। इसका फ्लोर प्राइस जो है वो कंपनी ने सेट किया है 550 रुपीज़ पे, और अगर हम इंडिकेटिव इशू प्राइस की बात करें तो वो आती है कहीं पे 523 रुपीज़ पे, जो कि 7% डिस्काउंट पे आती है। इसके चलते हुए कंपनी जो है वो 450 करोड़ रुपीज़ जुटा सकती है, और इसके आगे कंपनी के पास और भी ऑप्शन रहेगा 750 करोड़ जुटाने का। ये एक न्यूज़ खबर हुई। और इसके अलावा और एक न्यूज़ फ्लो आ रही है। उनका मानना यह है कि कंपनी ने फिलहाल में ही एक नए एग्रीमेंट साइन किया है नारायणा हृदयालय के साथ, जिसके चलते हुए जैगल सेव जो है ये प्रोडक्ट कंपनी देगी इस कंपनी को। इसके अलावा बात करते हैं आईटीसी की। फिलहाल में ही कंपनी ने 2.4% स्टेक जो है वो एक्वायर किया है EIH लिमिटेड में। अगर हम बात करें EIH लिमिटेड की, तो ये भी एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है, और ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि 1 जनवरी को आईटीसी और आईटीसी होटल्स का भी डीमर्जर होने वाला है, और इसके चलते कहीं पे सेंटिमेंटली आईटीसी पे नजर रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं ब्रिगेड एंटरप्राइज की, क्योंकि कंपनी ने फिलहाल में ही एक उनका नया जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है बैंगलोर में, जो एक इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट नेट जीरो कार्बन रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट होने वाला है। इस प्रोजेक्ट की अगर ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू की बात करें तो लगभग 500 करोड़ तक है, और इसके चलते ब्रिगेड पे भी फोकस बना रहेगा। अगर हम बात करें इसके अलावा इन्फोसिस की, तो यहाँ पे कंपनी ने एक नया डेवलपमेंट जो सेंटर है वो चालू किया है कैलकाटा में। इसके लिए कंपनी ने लगभग 430 करोड़ खर्च किए हैं, और आगे जाके कंपनी का मानना है कि इस डेवलपमेंट सेंटर के चलते हुए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो बना सकती है। न्यू एज टेक्नोलॉजीज जैसे क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। इसके अलावा एबीबी पे भी फोकस बना रहेगा, क्योंकि एबीबी ग्रुप जो है, जो कि ग्लोबल ग्रुप है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो है वह एक्वायर किया है गामेसा इलेक्ट्रिक के साथ, और इसके चलते हुए एक नया सेगमेंट और नया मार्केट जो है वो अनलॉक हो सकता है। हालांकि एबीबी इंडिया में कैसे उसका इम्पैक्ट होगा वो जानना अभी तक बाकी है, बट इसके चलते एक सेंटिमेंटली एबीबी भी पॉजिटिव रह सकता है। और आखिर में बात करते हैं एशियन पेंट्स की। यहाँ पे एक सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है। जो 2 सीनियर मैनेजर पीपल है उन्होंने रिज़ाइन किया है, मिस्टर विष्णु गोयल और मिस्टर श्याम स्वामी। इन दोनों ने रेजिग्नेशन दिया है। इसका चलते हुए उन्होंने रीज़न ऐसे दिया है कि कुछ पर्सनल सर्कमस्टांसेस की वजह से रेजिग्नेशन आया है। बट इसके अलावा अगर हम बात करें, नया अपॉइंटमेंट भी हो चुका है, बट कहीं पे नेगेटिव सेंटिमेंट जो है एशियन पेंट्स पे देख सकते हैं। तो आगे जाके इन सब स्टॉक्स पे नज़र रखना आज के दिन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा।
ठीक है, तो ये तमाम खबरें जिनके चलते आज स्टॉक्स फोकस में आपको कारोबार करते हुए दिखेंगे। इस बीच बैंक ऑफ जापान की भी ये पॉलिसी डिसीजन आनी थी। उन्होंने ब्याज दरें 0.25% पर बरकरार रखा है। ठीक है, एक ट्रिगर आपके लिए ये भी है। अगर हम फंडामेंटल, अगर हम सेंट्रल बैंकर्स के अगर हम रेट्स की बात करें तो। लेकिन चलिए कुछ शेयरों की बातचीत अब शुरू करते हैं। हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट्स भी आगे जुड़ जाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि आपकी रणनीति बाजार में क्या होनी चाहिए। लेकिन एक शेयर से अवनी जी शुरुआत करेंगे, वो है आईजीएल। कल बहुत अच्छी क्लोजिंग देखी है, शेयर गया है 400 रुपये के ऊपर और हम इसमें लगातार स्ट्रेंथ देख रहे हैं। आईजीएल क्या करनी चाहिए? अब देखिए आज का जो माहौल है ना, उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है पूछना कि क्योंकि फिर स्टॉक्स अपने टेक्निकल्स पे नहीं, अपने फंडामेंटल्स पे नहीं, सेंटिमेंटल वे में जाकर रेट करते हुए दिखेंगे। लेकिन फिर भी बताइए क्या करें आईजीएल में? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। बिल्कुल आईजीएल ने कल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है और अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ फ्यूचर्स में मूव दिया है ऊपर के तरफ। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक सेंटिमेंट तो पॉजिटिव है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स की कमजोरी में इसमें भी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो सकता है। तो ये अगर फिर से अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के करीबन अगर आ जाता है आज के दिन में 382 के आसपास, तो वहां पे एक बाइंग का मौका बनता है, क्योंकि ये कंसोलिडेट हुआ है। पिछले 8-10 दिनों से कंसोलिडेट ही हो रहा था, ये लेवल टूटा नहीं है। तो यहाँ पे एक बाइंग का मौका बनता है। आपको इसमें नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा 371 का, और ऊपर के तरफ ये जो ब्रेकआउट हुआ है, अगर मार्केट में रिकवरी आ जाती है तो ये स्टॉक में बहुत ज्यादा रिकवरी हो सकती है और ऊपर के तरफ ये 421 तक के लेवल छू सकता है। तो आईजीएल स्टॉक स्पेसिफिक सेंटिमेंट पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट को लेकर के थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा। तो 380 के लिए आप वेट कीजिए, वहां पे आप खरीदारी कीजिएगा। ठीक है, 380 के पास वेट कीजिए, वहां खरीदारी करनी है। 421 रुपए के टारगेट आपको मिल जाएंगे आईजीएल में। एक और सेगमेंट है जहां पर हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं और वो है कैपिटल गुड्स का। उसके रीज़न एक ये भी है कि सरकारी जो कैपेक्स है उसमें भी सुधार आ रहा होगा और उसका बेनिफिट निश्चित तौर पर इन कंपनीज को मिल रहा होगा। एबीबी को लेकर एक खबर भी आई है कि गमेसा इलेक्ट्रिक का पावर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस ये कंपनी खरीदेगी। एबीबी पर और कैपिटल गुड्स पर व्यू लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने दिग्गज फंडामेंटल एक्सपर्ट मयूरेश जोशी। मयूरेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीवी न्यूज़ स्वदेश पर। एबीबी पर व्यू दीजिए, ये खबर आपको कैसी लग रही है? और एक बार जरा मयूरेश जी ने सेक्टर पर व्यू दीजिए कि ये जो तेजी हाल फिलहाल बनी है इन स्टॉक्स में, ये आपको कितनी सस्टेनेबल लग रही है? मॉर्निंग अभिषेक जी। नहीं, आई थिंक कैपिटल गुड्स जैसे आपने राइटफुली कहा, जो गवर्नमेंट केपेक्स है ये अच्छा खासा होने की उम्मीद बाजार लगाया बैठा है सेकंड हाफ के लिए। और अगर ऐसा होता है तो कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे जो क्षेत्र है इनके लिए जो ऑर्डर विन्स हो सकती है ये काफी सब्सटैंशियल हो सकती है। दूसरी चीज हमको ये देखनी चाहिए कि जो ये ऑर्डर्स आ रही है कैसे मार्जिन के साथ आ रहे हैं, किस टाइमलाइन के साथ आ रहे हैं। तो मार्जिन भी बेहतर है ये ऑर्डर्स के लिए एंड दे कम विद अ स्ट्रिक्ट टाइमलाइन। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है ये सारी कंपनीज की, दिस शुड बी टॉप नॉच टू प्रोबेबली एंश्योर कि ये जो ऑर्डर बुक की एक सर्विसिंग है ये टाइमली बेसिस पे होगी। तीसरी चीज आई थिंक काफी कुछ जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, क्योंकि आई थिंक एग्जीक्यूशन साइकिल इंप्रूव हो चुका है, कैश फ्लो इंप्रूवमेंट अच्छी खासी हो चुकी है। ऑब्वियसली आई थिंक प्राइवेट केपेक्स लैग कर रहा है, बट काफी कंपनीज के पास कैपेसिटीज बिल्ट इन है एट दिस जंक्चर टू सर्विस दीज ऑर्डर्स। तो हम जो बुक टू बिल रेशियोज कहते हैं, यानी कितनी ऑर्डर बुक है कंपेयर टू रेवेन्यू ऑफ FY24 ऑडिटेड बेसिस के ऊपर, एक अच्छी खासी रेवेन्यू विजिबिलिटी ये पूरे क्षेत्र के लिए है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ओनली रिस्क फैक्टर दैट आई सी इज एग्जीक्यूशन। अगर किस कोई भी कारण की वजह से ये कंपनीज अच्छी तरह से एग्जीक्यूट ना कर पाए तो शायद ये नंबर्स पे दिखे, या अगर वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा एलोंगेट हो जाए तो शायद कैश फ्लोज पे दिखे। तो आई थिंक एग्जीक्यूशन इज गोइंग टू बी द की फॉर दिस सेक्टर। वैल्यूएशंस ऑब्वियसली अभी भी मुझे लगता है महंगे हैं। ऑब्वियसली लास्ट 3 महीनों में 4 महीनों में ये स्टॉक्स लार्जली फॉर दिस सेक्टर हैव कंसोलिडेटेड, बट अभी भी मीन स्टैंडर्ड डिविएशन से थोड़े हायर लेवल ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ये ट्रेड कर रहे हैं। बट अगेन आई थिंक टेलविंड्स काफी है सेक्टर के लिए, तो सेक्टर पे भी पॉजिटिव रहेगा। कैपिटल गुड्स स्ट्रोक इंफ्रा स्ट्रोक मैन्युफैक्चरिंग। एबीबी की जहां तक बात हुई, मुझे लगता है आई थिंक जो स्पेसिस में एबीबी है या सीमेंस के भी अगर मैं बात करूं, and where government capex is expected to get accelerated,
आई थिंक दे आर इन द राइट स्पेसेस एट दिस जंक्चर। एक्सपेक्टेशन यही है कि ये क्षेत्र पे आपको एक लंबा नजरिया रखना चाहिए, और लंबा नजरिया का मतलब है 3 साल के ऊपर। तो मेरे हिसाब से आई थिंक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे इस क्षेत्र में। लार्ज पार्ट ऑफ द लीडरशिप स्टॉक्स शुड डू वेल, क्योंकि डायनामिक्स उनको फेवर करती है, बैलेंस शीट्स फेवर करती हैं। तो लंबा अगर आपका नजरिया है तो जरूर ये क्षेत्र आपके रडार पे होना चाहिए। लंबा नजरिया हो तो कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स पर नजरिया काफी पॉजिटिव मयूरेश का। लेकिन इस बीच ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां निकल कर आई है, कई सारी इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स भी आई है। वरुण अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सी रिपोर्ट्स है और उसके दम पर कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे? तो गुड मॉर्निंग आशीषा। शुरुआत करूंगा मोतीलाल ओसवाल के साथ। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से रिपोर्ट नहीं आई है, मोतीलाल ओसवाल के ऊपर रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट है इन्वेस्टेक की, जहाँ पे उन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। प्राइस टारगेट है 1200 का, यानी कि कल के क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 26% के आसपास का अपसाइड ये मोतीलाल ओसवाल पे देख रहे हैं। इनका कहना है कि इंडियन इक्विटीज़ पे एक लेवरेज प्ले है। अगर आप इंडियन इक्विटीज़ पे प्ले करना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल एक बहुत अच्छा बेट है। स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट फ्रेंचाइजी है, और FY 24 से 27 तक मुनाफे में 31% के आसपास की कैगर ग्रोथ जो है वो आपको देखने मिलेगी। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। फिर से एक बार स्विगी, अब इस बार JP मॉर्गन है जिन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। ओवरवेट का कॉल है और प्राइस टारगेट 730 का ये दे रहे हैं। ये इसे इंडियन लोकल सर्विसेज में एक डार्क हॉर्स मान के चल रहे हैं, और इनका कहना है कि जो फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स है उस पर स्विगी कैचअप कर रहा है, और बहुत जल्दी यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट शेयर इनका होगा। जोमेटो से अगर आप देखेंगे तो करीब 32 से 42% के आसपास के डिस्काउंट पे ये ट्रेड करता है, जो कि इनको लगता है बिल्कुल भी वारंटेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं शायद आपको स्विगी में रैली देखने मिल सकती है। इसके लिए इनिशिएट किया कवरेज, ओवरवेट का कॉल 730 का प्राइस टारगेट है। इसके अलावा जेफरीज की मिड कैप स्मॉल कैप्स पे एक रिपोर्ट आई है, जहाँ पे कह रहे हैं कि 2024 में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी रैली देखने मिल चुकी है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। अपने 5 साल के एवरेज से अगर आप देखें तो 24% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, जबकि निफ्टी केवल 6% के आसपास के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। ये इसलिए है क्योंकि EPS ग्रोथ जो है वहाँ पे अच्छी है। FY 24 से 26 तक NSE मिड कैप में EPS ग्रोथ का अनुमान ये लगा रहे हैं करीब 20% के आसपास का साल दर साल, जबकि निफ्टी में 12% के आसपास का, यानी कि अर्निंग्स ग्रोथ में भी मिड कैप स्मॉल कैप शायद आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि सेलेक्टिवली आपको खरीदारी करना है, और बॉटम अप अप्रोच जो है वो यहाँ पे लेके चले। जैसे कि EPS कैगर जिनका 35% से ज़्यादा आ सकता है, उसमें कोफोर्ज, नायका, अंबर एंटरप्राइजेस जैसी कंपनियां शामिल है। इसके अलावा ROE एक्सपांशन जिनका 500 बेसिस पॉइंट यानी कि आधे % से ज़्यादा का हो सकता है, उस पर खरीदारी में कोलगेट, जुबलेंट फूड, वोल्टास डिलीवरी जैसे काउंटर्स है, और जो कि 40% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं अपने 5 साल के एवरेज पी के मुकाबले। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो KEI, IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, ये तमाम स्टॉक्स है जो कि शामिल है। तो इन सभी स्टॉक्स पे भी आप रखिएगा नजर। कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन न्यू एज टेक कंपनी, फूड डिलीवरी कंपनीज और ऑनलाइन क्विक कॉमर्स कंपनियों पर नजरिया लेंगे। मयूरेश, आपसे पूछना चाहूंगी, स्विगी पर 2 रिपोर्ट्स आई है और ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि स्विगी जोमेटो से कंपेयर करे तो 30 से 40% के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, और उसी के चलते उनका नजरिया पॉजिटिव है। आपका क्या व्यू होगा? दोनों ही प्लेटफॉर्म कंपनीज और क्विक कॉमर्स कंपनीज पर कंपटीशन भी बढ़ रही है, लेकिन फंडामेंटल्स के लिहाज से देखें तो 3 के 5 साल की अवधि से क्या राय होगी इन दोनों स्टॉक्स पर? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आई थिंक आदतें बदल चुकी है। अगर आप अर्बन सिटीज में देखें, जो हम कुछ साल पहले तक लोकल एरिया में जाके खुद से खरीदते थे, आई थिंक हम लेजी हो चुके हैं, विल हैव टू एडमिट दैट। और ये नंबर से रिफ्लेक्ट होता है। सो रिफ्लेक्शन बीइंग, अगर जोमेटो की हम बात करें, जो क्वार्टरली नंबर्स हैं उनके फूड डिलीवरी में, ऑलमोस्ट 2 करोड़ कस्टमर्स ट्रांजैक्टेड इन टर्म्स ऑफ द फूड डिलीवरी। इन टर्म्स ऑफ देयर ब्लिंकिट बिजनेस, जो ब्लिंकिट का उनका कारोबार है, लगभग 90 लाख, 1 करोड़ के आसपास कस्टमर्स ने उनकी जो क्विक कॉमर्स है, इंस्टांट डिलीवरी, उसको ऑप्ट किया है। एवरेज डिलीवरी साइज ब्लिंकिट की 660 रुपए के आसपास है। ऑब्वियसली आई थिंक जो ट्रेंड बदल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन और जो डिलीवरी पैटर्न्स बदल रहे हैं, मुझे लगता है कि जो मेट्रो एरियाज है, अर्बन सिटीज है, टियर 1 सिटीज है, इसमें एक अच्छा खासा स्प्रेड हो सकता है, इसलिए मार्केट साइज बहुत बड़ी है। ऑब्वियसली आई थिंक जो कॉम्पिटिशन फैक्टर्स हैं, वी आर हियरिंग Amazon कमिंग इन, हम सुन रहे हैं कि रिलायंस रिटेल शायद ये स्पेस में आएगा। Zepto is already there, जो unlisted peer है, but they are burning a lot of cash at this juncture.
बट मेरे पर्सनल ओपिनियन में आई थिंक एटलीस्ट इन द नियर टर्म Amazon और रिलायंस जो पायलट्स करेंगे, एरिया रिस्ट्रिक्टेड पायलट्स हो सकते हैं टू अंडरस्टैंड प्राइसिंग कैसे हो सकती है एंड इंश्योर कि दे डोंट टेक अ बैलेंस शीट हिट, क्योंकि ये कंपनी शायद कैश बर्न नहीं करना चाहेंगी कुछ तिमाहियों तक, आज कुछ सालों तक, जैसे जोमेटो या इवन स्विगी इज प्रोबेबली डूइंग. सो टू दैट एक्सटेंट कंपटीशन है, बट आई थिंक इतनी इंटेंस नहीं हो सकती एटलीस्ट इन द इनिशियल फेज. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन है स्विगी को लेके, आई थिंक अभी भी डिस्काउंट पे है कंपेयर टू जोमेटो. इफ द मैनेजमेंट वॉक्स द टॉक, जैसे जोमेटो के मैनेजमेंट ने किया था कुछ तिमाहियों पहले तक, और लॉसेस कम होते जाएंगे एवरी पासिंग क्वार्टर, स्पेसिफिकली इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, यानी दिसंबर तिमाही और मार्च की तिमाही में अगर फूड डिलीवरी और उनकी जो स्विगी इंस्टामार्ट क्विक कॉमर्स बिजनेस में लॉसेस रिड्यूस होते हैं, तो शायद स्ट्रीट मान के चल रहा है कि दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट इज वेरी वेरी हाई. जैसे जोमेटो ने डिलीवर किया था, अगर स्विगी डिलीवर करता है और बैलेंस शीट आई थिंक रिपेयर होती है और पॉजिटिव में आती है बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो आई थिंक शायद री रेटिंग इवन फ्रॉम द करंट लेवल स्विगी के पास हो सकते हैं. ऑब्वियसली वैल्यूएशंस और जो प्राइस मूव है दोनों स्टॉक्स के लिए अच्छे खासे हो चुके हैं. I am of the firm believer, I mean, I might be totally wrong in this. This is completely priced in now. तो अगले I think 2-3 क्वार्टर्स के लिए, एटलीस्ट 1 और 2 क्वार्टर्स के लिए बाजार ये देखना चाहेगा कंपटीशन कैसे प्ले आउट होती है, क्या नंबर्स पे इसका इम्पैक्ट आता है, क्या स्विगी के नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं जैसे मैं कह रहा हूँ. और अगर ऐसे होता है और अगर कंपटीशन इज नॉट मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड ये सारे एरियाज ऑफ बिजनेस में, क्योंकि दीज एरियाज नीड अ लॉट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज वेल. 1000 डार्क स्टोर्स हैं, जो टारगेट है जोमेटो स्विगी की, कैश रिच बैलेंस शीट है जोमेटो स्विगी दोनों के पास टू एक्सपैंड एंड ऑब्वियसली द सप्लाई चेन एज वेल. सो आई थिंक ये इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस को समय लगता है, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक द बेस्ट इन प्राइस इज प्रोबब्ली देयर. शायद 1 तिमाही के बाद और 2 तिमाहियों के बाद अगर ये सारी चीजें इनके फेवर में प्ले आउट होने लगती है, तो शायद मोमेंटम और री रेटिंग इन स्टॉक्स में हो सकते हैं. तो जिनके पास आई थिंक बने पोजीशंस है इन कंपनियों में बने रहने की सलाह, लेकिन जोमेटो पर एक टेक्निकल व्यू भी ले लेंगे. अवनी, आपसे पूछना चाहूंगी, स्विगी तो हाल ही में लिस्ट हुआ है, चार्ट्स इतने इंडिकेटिव नहीं रहेंगे, लेकिन जोमेटो की बात करें तो पिछले 1 महीने में करीब 7.5% का अपमूव इस स्टॉक पर दिखा है. 300 के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ 290, इन लेवल से जोमेटो के स्टॉक पर क्या राय होगी? तो फिलहाल अभी जो है प्राइस ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव, स्ट्रक्चर ओवरऑल पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर के स्तरों से बिकवाली भी इसमें हो रही है और नीचे सपोर्ट भी ले रहा है स्टॉक. तो मेरे हिसाब से करंट लेवल से ये नीचे सपोर्ट के तरफ आना चाहिए. यहाँ से अराउंड 280 से 282 के रेंज में आता है अगर, तो वहां से फिर से हमें बाइंग नजर आएगी. सो उस एरिया में हम बाइंग कर सकते हैं, और नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है 277 का, और ऊपर की तरफ ये फिर से चल सकता है करीबन 304-305 तक. 277 का स्टॉप लॉस और 304 से 305 तक के लक्ष्य जोमेटो पर दिखाई दे सकते हैं. ब्रोकरेज हाउसेस का स्विगी पर नजरिया काफी पॉजिटिव. कई और स्टॉक्स अंकों के आसपास की है, 23,900 के आसपास से इंडिकेशन है आज निफ्टी के खुलने के बाद वेट कीजिएगा कि बाजार की चाल रफ्तार क्या होती है. कुछ और शेयरों के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं. जेफरीज ने अपनी बड़ी इंटरेस्टिंग बाय लिस्ट शेयर की है, और उसमें ना मिड कैप के, स्मॉल कैप के कई सारे ऐसे नाम हैं जिनमें हाल फिलहाल हमने तेजी देखी भी है और अच्छी कंपनीज हैं. अंबर हो गया, कोफोर्ज, भारती हेक्साकॉम, सनटेक, नायका पर भी उनका भरोसा है वैसे जेफरीज का. इसके अलावा कोलगेट, वोल्टास, डिलीवरी, निपॉन लाइफ, ये सारे के सारे शेयर हैं जो जेफरीज की बाय लिस्ट में हैं. एक राय अवनी जी जरा आपसे चाहिए हमें नायका के शेयर को लेकर. किस तरह की चाल दिख रही है आपको, क्या कह रहे हैं इसके चार्ट्स? जी, नायका ने पिछले 2 दिनों में एक अच्छा मूव दिया है, लेकिन इसका जो मूविंग एवरेजेस के नीचे ही है अभी फिलहाल. 200 दिन और 50 दिन का मूविंग एवरेज ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है. कल के क्षेत्र में क्रॉस किया था इंट्राडे में, लेकिन फिर भी क्लोजिंग नीचे ही आई है. तो मेरे हिसाब से ये यहाँ से अभी करंट लेवल से अगर 180 का लेवल पार होता है तो ही इसमें खरीदारी करनी चाहिए, नहीं तो वहां से फिर से बिकवाली हो सकती है. सो 179 का इसका जो 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डेली चार्ट्स पे, तो 179 क्रॉस होने के बाद अगर 180 क्रॉस होता है
तो थोड़ा सा कंफर्मेशन आ जाएगा और वहां पे एक सस्टेन्ड रैली की उम्मीद कर सकते हैं। सो 180 क्रॉस करता है तो ही इसमें खरीदारी करें। ठीक है, 180 क्रॉस करने दीजिए, फिर ही तभी आपको कोई रणनीति इसमें बनानी है। न्यू एज वाली जो शेयर्स हैं उसमें से एक और शेयर डिलीवरी, हालांकि 2 दिन से कमजोर है लेकिन लोअर लेवल से स्ट्रेंथ दिखाई है डिलीवरी ने, और ये भी शेयर है जेफरीज की लिस्ट में। डिलीवरी को लेकर क्या व्यू है आपका अमनी जी? जी डिलीवरी में भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न है। ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है वो क्रॉस नहीं कर पाता है। ये अभी फिलहाल 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि गिरावट के बाद जो रिकवरी दिखी है तो स्ट्रेंथ तभी दिखेगी जब ये लेवल्स पार होंगे। और इसमें RSI पे भी नेगेटिव क्रॉसओवर कल दिखा है, तो मेरे हिसाब से ये यहाँ से थोड़ा और कमजोर हो सकता है। नीचे की तरफ करीबन 350 तक स्टॉक आ सकता है। तो फिलहाल अभी वेट एंड वॉच रहेगा। 350 पे एक बार फिर से रिव्यू करना होगा। ठीक है, 350 पर डिलीवरी को फिर से रिव्यू करेंगे। 390 रुपये भाव था 2 दिन पहले इसका, 2 दिन में ये गिरावट आ गई 20 रुपये के आसपास की। इस बीच गोदरेज इंडस्ट्रीज को लेकर खबर आ रही है, आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन के निचले हिस्से में। प्री ओपन में करीब 28 लाख शेयरों के कई सौदे हुए हैं। ब्लॉक डील्स की खबरें देखते हैं कि बायर और सेलर्स कौन है और स्टॉक में रिएक्शन किस तरह से इसमें आता है। लेकिन एक शेयर जो था कल का मेजर एक्सीडेंट, वाटेक वाबाग, इनका एक सऊदी अरब से इनको ऑर्डर मिला था पहले 2700 करोड़ रुपए का, जो वहां की सरकार ने कैंसिल कर दिया। अच्छा, दिक्कत यह है कि 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का तो मार्केट कैप ही था, अब उसमें 2700 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर आ रहा था, फिर वो ऑर्डर रिवर्स हो गया, खत्म हो गया। सवाल यह कि क्या ये लेवल से अभी और गिरेगा वाटेक वाबाग? मयूरेश जी जरा आप चेक करके बताइए। वैसे कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है वाटेक वाबाग, लेकिन कल की बड़ी गिरावट, आज क्या करें इसमें? अब थोड़ा कंसोलिडेट होगा, और ये भी हमें देखना चाहिए कि आई थिंक ये स्टॉक 2 गुना हो चुका था, इनफैक्ट 3 गुना हो चुका था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन पिछले 1-1.5 वर्षों में। और इसलिए आई थिंक ये न्यूज ऑब्वियसली आई थिंक सेंटिमेंटली डैमेजिंग है, क्योंकि जो एग्जीक्यूट करने वाले थे आउट ऑफ दैट ओवरऑल ऑर्डर बुक ऑफ 14,000 करोड़ है, और ये जो रेवेन्यूज बनाते हैं लगभग 3,000 करोड़ के आसपास, दैट ऑर्डर बुक वाज ऑलमोस्ट क्लोज टू एनुअलाइज्ड रेवेन्यू। बट कहीं ना कहीं आई थिंक देयर विल बी एन इंट्रोस्पेक्शन कि ये टेंडर क्यों कैंसिल हुआ, रीजंस क्या थे, और क्या विकल्प हो सकते हैं। बट दे हैव एग्स दिस ऑर्डर अ वेरी गुड एंड अ सफिशिएंट ऑर्डर टू बी फुलफिल्ड, जो ठीक ठाक ऑर्डर्स के साथ है, जो एक अच्छी मिक्स है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की, अच्छी मिक्स है इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया की, तो द कंपनी विल एग्जीक्यूट वेल इन माय ओपिनियन। और अगर ये एग्जीक्यूशन अच्छी खासी करती है रिमेंडर ऑर्डर बुक से, और जो अपॉर्चुनिटीज है इनके पास, आई थिंक जो काम करते हैं ये in terms of water treatment, in terms of desalination plants as an example, I think ये सारी चीजें are going to work out over the next few years। इसकी सख्त जरूरत पड़ेगी ना सिर्फ इंडिया में, for the rest of the globe, in terms of technology, in terms of EPC equipment and in terms of the final delivery output product as well। तो I think एक स्टॉक कंसोलिडेशन फेज से जाएगा, अच्छा खासा चल चुका था। विद द न्यूज ऑब्वियसली आई थिंक एक इम्पैक्ट आ सकता है प्राइस के ऊपर, बट मुझे लगता है आई थिंक बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आनी चाहिए स्टॉक कंसोलिडेशन फेज से गुजरे। ठीक है, वाटेक वाबाग पर एक व्यू। मयूरेश जी, आईटी स्टॉक्स पर जरा एक आपसे व्यू चाहिए, क्योंकि यूएस में देखिए दरें घटने की जो 4 कटौती की संभावना थी 2025 में, अब वो 2 ही कटौती होने की उम्मीद है, और ये एक बड़ा झटका है आईटी कंपनीज के लिए। कल हमने देखा नेस्डे करीब 3.5-4% टूट गया। भारत में जो आईटी शेयर्स हैं, अब चूंकि इफेक्ट यहाँ पर भी आएगा, हालांकि अगर हम पिछले 6 महीने की चाल देखेंगे तो टीसीएस करीब 15% चला है, इन्फोसिस में करीब 30% के आसपास की रफ्तार हमने देखी, विप्रो भी 25%, एचसीएल टेक में करीब उससे भी ज़्यादा करीब 35% के आसपास की तेजी आई है। तो ये शेयर चले हुए हैं। अब ये यूएस में जो हुआ है, इसको कितना बड़ा रोड ब्लॉक आप मान रहे हैं? अब चूंकि इंडेक्स के लिहाज से बड़े क्रूशियल आईटी शेयर करीब 17% का निफ्टी में वेटेज कमांड करते हैं, आपकी सलाह क्या होगी? गिरावट के बाद लेना है, या फिर आपको लगता है कि थोड़ी गिरावट लंबी खींच सकती है? ये थोड़ी आई थिंक इट कैन प्रॉब्ली जस्ट एलोंगेट। और मेरा लास्ट वीक भी जब आपके शो पे था, हमारे एक यूएस नोट का एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था जो मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीक आपके शो के ऊपर। लास्ट 30 सालों में जो नैस्डैक की मूवमेंट हमने देखी है, अगर नैस्डैक 6 या 7% ही अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगता है, जो पिछले हफ्ते हो रहा था, वंस इट क्रॉस 20 और 1000,
लास्ट 30 वर्षों में ऐसा देखा गया है कि एक अच्छा खासा करेक्शन आता है अभी कल की जो एक गिरावट आई थी कि विल दैट रिफ्लेक्ट इन अ लार्जर करेक्शन जो हमने हिस्टोरिकली 30 वर्षों में देखा है, ये देखना पड़ेगा। बट काफी इफ्स एंड बट्स है। तो जैसे ट्रम्प साहब ऑफिस रिज्यूम करेंगे, क्या कॉर्पोरेट टैक्स कट्स आते हैं? अगर कॉर्पोरेट टैक्स कट्स आते हैं तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो बजट एक्सेस बच जाते हैं वो आईटी में डिप्लॉय हो सकता है, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, जनरेटिव एआई, ये सारी चीजें जो हम देखते हैं। दूसरी चीज, अगर ब्याज दरों में एक डिले हो इन टर्म्स ऑफ कट्स, विल दैट क्रिएट एन इम्पैक्ट? और क्या वो कॉर्पोरेट टैक्स कट्स का इफेक्ट ऑफसेट हो जाता है विद लोअर टैक्स रेट्स? दैट विल कम विद अ लैग्ड इफेक्ट। ये देखना होगा। तीसरा, आई थिंक विद मोर टैरिफ इंपोजिशंस कमिंग थ्रू और H1B वीजास के जो नियम टाइट होंगे जो पहले काल में ट्रम्प साहब का हुआ था, आई थिंक आईटी कंपनीज विल नीड टू एडजस्ट टू दैट एंड आई थिंक दे विल प्रोबेबली डू दैट। तो आई थिंक ये मैं मान के नहीं चलता हूँ कि बहुत बड़ा इशू हो सकता है। क्या ऑर्डर्स में एक स्टॉल यानी कैन वी सी सम स्टॉलिंग इन ऑर्डर्स एज फार एज आईटी इज कंसर्न? मुझे लगता है आई थिंक ऑर्डर फ्लोस ठीक ठाक रहने चाहिए। शायद थम सकते हैं क्योंकि जो चौथी तिमाही होती है और उनकी बिल्कुल। पहली विच इज जैन टू मार्च क्वार्टर, यहाँ पे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पैटर्न्स डिसाइड होते हैं। तो उसमें आई थिंक एक लैग इफेक्ट आ सकता है बाय क्वार्टर और टू। बट मुझे लगता है आई थिंक जैसे कमेंट्रीज रही है मिड कैप्स आईटी सेक्टर ये ठीक ठाक है। तो मेरी राय ऐसी रहेगी कि आई थिंक होल्ड करें aggressively. I have not been suggesting to buy the sectors. Stocks like Coforge, Mindtree, Emphasis is something that we keep on holding in our global portfolios. But with the Nasdaq move, शायद एक sentimental effect Indian IT पे भी आ सकता है। अग्रेसिव खरीदारी न करें आईटी सेक्टर पर, यह नजरिया मयूरेश का। और आज एक्सेंचर के नतीजे आएंगे, उसका इम्पैक्ट भी आईटी सेक्टर पर दिखेगा। लेकिन इस बीच दो और स्टॉक्स पर नजर डालेंगे, एनएमडीसी और वेदांता। याद रखें, खबर आई थी कल की कर्नाटका गवर्नमेंट ड्यूटी बढ़ा सकती है माइनिंग पर। पिछले कुछ महीनों से ये खबर रही है, लेकिन अब ये बिल यानी ये प्रस्ताव रखा गया है, जिसके चलते एनएमडीसी कल करीब 5.5 से 6% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया था और वेदांता पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। किरण, क्या राय होगी आपकी दोनों ही स्टॉक्स पर, वेदांता और एनएमडीसी? वेदांता और एनएमडीसी की अगर बात करें तो एनएमडीसी पहले हम डिस्कस करें तो स्टॉक्स में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 200 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस था। 3 बार लगातार हमने देखा कि 250 का लेवल क्रॉस नहीं किया और वहां से ये सेलिंग प्रेशर है। अभी न्यूज के चलते हुए हम देख रहे हैं कि एक राइजिंग ट्रेंड लाइन भी ब्रेकडाउन दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से नई खरीदारी के लिए तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। जिनके पास भी ये स्टॉक है वो 210 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। अगर 210 का लेवल ब्रेक होता है तो चांसेस है आप नीचे में 190 तक लेवल जाता हुआ देख सकते हैं। तो चार्ट पैटर्न खराब है मेरे हिसाब से। 210 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आप होल्ड करें और नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करें। उसके सामने अगर आप वीडीएल का चार्ट देखोगे तो वीडीएल में कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था, लेकिन वहां पे भी आप देखोगे तो 520 530 एक रेजिस्टेंस बना है। अब जिस तरह से डेली चार्ट है उसका जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट अर्लियर आया था वो कहीं ना कहीं 490 से 480 के आसपास है। तो अगर मेटल्स के अंदर आपको एनएमडीसी और वीडीएल में कोई बाई करने की सलाह या तो बाई करना है के लिए कोई देख रहा तो वीडीएल लुक्स प्रॉमिसिंग। कहीं ना कहीं कोई भी डिप आता है तो 480 470 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए। 460 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिए। अगर 460 ब्रेक नहीं किया तो देयर आर चांसेस कि आप वापस 520 530 तक की एक रैली देख सकते हो। तो क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक ऑन वीडीएल, सो डेफिनेटली यू कैन गो विद द वीडीएल। ये नजरिया वेदांता और एनएमडीसी पर, जहां पर कर्नाटका इंपोर्ट ड्यूटी की खबर के चलते स्टॉक्स में कल भारी गिरावट दिखी थी। लेकिन इस बीच हमारे साथ कुणाल परार भी जुड़ चुके हैं। कुणाल, सबसे पहले आपके ट्रेड्स बता दीजिए। जिस हिसाब से अभी एसजीएक्स निफ्टी का संकेत मिल रहा है और प्री ओपनिंग का संकेत मिल रहा है, मैं थोड़ा सा साइड रहूंगा कॉल देने से लिए। एक बार मार्केट सेटल हो जाता है, वॉलेटिलिटी सेटल डाउन हो जाती है, उसके बाद ही मैं कोई कॉल दे पाऊंगा। बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है एंड चांसेस है कि वॉलेटिलिटी में ऐसे ट्रिगर होने के भी चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। मिनिमम 2 to 3% का एसएल वहां पे आएगा एंड टारगेट की प्रोबेबिलिटीज बहुत कम हो जाएगी। तो मैं कहूंगा कि एक बार वॉलेटिलिटी सेटल हो जाने दीजिए, बाद में कॉन्फिडेंट के साथ मैं कोई कॉल दूंगा। ठीक है, तो कुणाल जी मार्केट सेटल हो जाने का वेट कर रहे हैं और कल भी हम क्लोजिंग शो में साथ थे और व्यू यही था कि कुछ दिख नहीं रहा है। जब तक थोड़े स्टेबिलिटी के संकेत ना आ जाएं तब तक कुछ नहीं करना ही बेहतर होगा। निफ्टी 23,636, 2.5% नीचे फिलहाल ये जो ओपनिंग टिक्स आए हैं। हालांकि सेटल होने दीजिए, इतना नीचे नहीं खोलेंगे
लेकिन फिर भी गिरावट तो होगी। 325 के आसपास गिफ्ट निफ्टी तो संकेत दे रहा था। देखते हैं कि कैसी शुरुआत होती है। एक और शेयर आज फोकस में रहेगा और एशियन पेंट्स, इसको लेकर खबरें आई हैं कि टॉप लेवल पर मैनेजमेंट में 2 बैक टू बैक रेजिग्नेशंस हुए हैं। अवनी जी, एशियन पेंट्स जरा आप इसका चार्ट चेक करके बताइए, किस तरह की चाल आप शेयर में देख रही हैं? कल दिन के निचले स्तर पर क्लोज किया था शेयर ने और लगातार हम देख रहे हैं कि 1000 रुपए के आसपास की गिरावट, अगर हम 6 महीने में देखेंगे 20% नीचे आ गया है शेयर। ये प्रेशर लगातार है इसमें। ये बिल्कुल कल के क्षेत्र में भी एक क्लियर कट ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन पहले ही हो चुका है। और ये स्टॉक का अगर देखे, जो मूव देखे, इनिशियल मूव, अगर थोड़ा हिस्टोरिकल मूव देखे तो 1430 से लेकर के ऊपर की तरफ जो रैली आई है 3590 3600 तक की, उसका 61.8% रिट्रेसमेंट आता है करीबन 2255 पे। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में अभी और कम से कम 100 रुपए तक का डाउनसाइड है। 100 रुपए का डाउनसाइड और है एशियन पेंट्स में। 2325 पर फिलहाल आपको शेयर ही दिख रहा है। लगे हाथ अवनी जी, एक क्विक आंसर आपसे चाहिए। टाटा मोटर्स में आप अभी कितने डाउनसाइड देख रही हैं? टाटा मोटर्स में भी वीकली जो लेवल्स है, वीकली सपोर्ट था, वो भी ब्रेक हो चुका है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक नीचे आ सकता है करीबन 671 तक। 671? अच्छा, 742 रुपए तो हो गए भाव इसके। टाटा मोटर्स ने बड़ा निराश किया है। इस पर ना एक फंडामेंटल व्यू भी लेंगे। मयूरी जी, आप अभी जवाब दे दीजिए, थोड़ा छोटा रखिएगा, एक हमें बड़ी खबर की तरफ जाना है। टाटा मोटर्स, ये आपको कब लगेगा कि अब बाइंग वाले जोन में आ गया? देखिए, कहाँ 1200 रुपए के आसपास के भाव देख रहे थे टाटा मोटर्स में और चर्चाएं कहीं ऊपर की हो रही थी। अब ये 750 के आसपास आकर स्ट्रगल कर रहा है। निफ्टी में अगर हम सबसे वीक अगर हम शेयर की बात करें, इक्का दुक्का इससे शेयर होंगे जो इससे कमजोर हुए होंगे। अदरवाइज ईयर टू डेट अगर हम इसको देखें अगर, तो जुलाई में 1150 पौने 1200 के भाव थे, अब ये 750 के भाव हैं। पहली चीज तो आई थिंक अवनी जी, किरण जी के जो लेवल्स, आई थिंक डीपली रिस्पेक्ट दैट। तो शायद पॉसिबिलिटी है कि टेक्निकल पे आपको ध्यान देना चाहिए अभी। दो चीजें आई थिंक व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि जो ईवी की सेल्स हैं वहां पे थोड़ी डीएक्सेलरेशन दिख रही है, नॉट जस्ट यूरोप के मार्केट्स में बट मार्केट्स अक्रॉस द ग्लोब। तो जो हमें लग रहा था कि जो एक मोमेंटम है ईवी के सेल्स को लेके और FY25, ये शायद एक सॉलिड फुटिंग पे रहेगा, इससे शायद लग नहीं रहा है। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो प्लग इन हाइब्रिड्स है इस पे शायद थोड़ा मार्केट फोकस कर रही है। ये जो सारी कंपनीज, इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू टाटा मोटर्स, मर्सिडीज या वोक्सवैगन ग्रुप भी आप देखें अच्छा खासा R&D एक्सपेंडिचर कर चुके हैं। दूसरा, जो ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिवर्सिंग ईवी पॉलिसीज, चाहे चाइना के व्हीकल्स बैन करे, कंपोनेंट्स बैन करे, and probably reverting back to mean as far as combustion vehicles and hybrids are concerned. तो वो एक देखने वाली चीज है। और तीसरा, आई थिंक इवन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जो पीवी मार्केट है और जो ईवी मार्केट है, दैट इज प्रॉब्ली गेटिंग चैलेंज्ड। MHCV मार्केट इज स्टिल स्टैग्नेंट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक नंबर्स थोड़े सुस्त ही रह सकते हैं एज फार टाटा मोटर्स इज कंसर्न। तो मुझे लगता है कि अंडर परफॉर्मर रह सकता है एज फार एज द स्पेस इज कंसर्न। जी, वो समझ गए, अंडर परफॉर्मर रहेगा। आपने जो चैलेंजेस हाईलाइट किए वो चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी देखिए वैल्यू तो है ना टाटा मोटर में। वो क्या भाव के लिहाज से कब आकर्षक होगा और कब लेना, इस पर भी एक बार थोड़ा सा ना संक्षेप में व्यू दीजिएगा। एक पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, वो कि पावर सेक्टर को लेकर और खास तौर से अगर हम ट्रांसमिशन सेक्टर की बात करें तो बजट में बड़े ऐलान हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बजट में मेड इन इंडिया ट्रांसमिशन लाइन की घोषणा कर सकती है सरकार। क्या खबर है, इसके मायने क्या हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार आगामी बजट में मेड इन इंडिया ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम का ऐलान कर सकती है। दरअसल ये प्रस्ताव ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से तैयार किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि 1200 kV इंडिजीनियस ट्रांसमिशन लाइन जो है उसकी घोषणा की जाए। दरअसल ये हाई वोल्टेज ऑल्टरनेट करंट लाइन्स है। उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देगी,
ताकि उन कॉरिडोर्स में जिसकी पहचान की गई है वहाँ पर 1200 केवी जो इंडिजीनियस लाइंस हैं उसके डिप्लॉयमेंट किया जाए। इस वक्त भारत के पास 765 केवी ऐसी लाइंस हैं, लेकिन जिस तरीके से जो एनर्जी की डिमांड है वो बढ़ रही है, लिहाजा मैसिव इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ट्रांसमिशन सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो मेक इन इंडिया 1200 केवी एसी लाइंस जो है वो तैयार किया गया है, उससे संबंधित रोड मैप और फाइनेंशियल सपोर्ट की घोषणा सरकार कर सकती है। जैसा कि आपको पता है कि 2027 तक जो अनुमान है उसके हिसाब से भारत को करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ट्रांसमिशन सेक्टर में। जो एनर्जी की डिमांड है वो प्रोजेक्टेड है करीब करीब 277 गीगावाट, और इसके लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए। साथ ही साथ 500 गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है 2030 तक, उसके लिए भी उसके इंटीग्रेशन के लिए भी ट्रांसमिशन सेक्टर के विस्तार की ज़रूरत है। लिहाजा सरकार की योजना ये है कि अतिरिक्त 1,91,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़े जाएंगे अगले 7-8 सालों के दौरान, ताकि ये जो 500 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है उसको अचीव किया जाए। और इसके लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, और 1200 केवी जो इंडिजीनियस लाइंस हैं उसके डिप्लॉयमेंट के बाद वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होगा और आसानी से इसको डिप्लॉय भी किया जा सकता है। लिहाजा उम्मीद ये की जा रही है कि इसका ऐलान सरकार बजट में करे। शुक्रिया आपका ये बड़ी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। 18 Hours स्वदेश एक्सक्लूसिव पावर ट्रांसमिशन पर बजट में बड़े ऐलान होने की संभावना, इससे जुड़ी सारी डिटेल्स प्रकाश में बता रहे थे। प्री ओपन में 23,900 के लेवल्स दिखा रहा है बाजार। गिरावट क्या, बड़ी गिरावट के साथ खुलने के पूरे संकेत हैं। यूएस फेड का अक्रॉस द ग्लोब जो एक्शन यूएस फेड का निकल कर आया है उसका असर देखने को मिल रहा है, चाहे एशियाई बाजार हो, अमेरिकी बाजार हो। भारतीय बाजार लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से कमजोर हैं, और अब सवाल यह है कि कोलैप्स इज द वर्ड फॉर यूएस मार्केट। लेकिन यूएस मार्केट में जो कोलैप्स देखने को मिला है, क्या उसका कार्नेज आज भारतीय बाजार में, क्या उसका इवेंचुअल इंपैक्ट आज भारतीय बाजार में दिखेगा या नहीं। रुपया निचले स्तर पर खुला है और रिकॉर्ड निचले स्तर पर 9 पैसे की कमजोरी के साथ पहली दफा हम देख रहे हैं डॉलर के मुकाबले 85 रुपए के दाम पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ। बिकवाली कमोडिटी मार्केट्स में, प्रेशियस मेटल्स में भी देखने को मिल रही है। बाजार बस खुलने को है, उसके ठीक पहले आशीषा से खबरों वाले शेयर्स नवरत्न की सूची क्या है क्विकली एक बार जान लेते हैं। बिल्कुल, आज के 9 के नवरत्न में सबसे पहले पेंट की दिग्गज कंपनी एशियन पेंट्स पर नजर डालेंगे। 3 बड़े रेजिग्नेशंस आए हैं। सभी ने ऐसा कहा है कि पर्सनल रीजंस है, लेकिन फिर भी 3 रेजिग्नेशंस एशियन पेंट्स पर अपनी नजर रखे। यूनाइटेड ब्रूअरीज कंपनी ने कुछ कॉस्ट इनिशिएटिव्स लिए हैं, कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव्स, और इसके चलते कंपनी के कॉस्ट करीब 1.5 से 3% तक घट सकते हैं। तो इसके चलते यूनाइटेड ब्रूअरीज पर भी अपनी नजर रखें। पॉजिटिव खबर, मोतीलाल ओसवाल यहाँ पर रिपोर्ट आई है इन्वेस्टेक की, खरीदारी की राय के साथ इनिशिएट कवरेज किया है शुरू, 1200 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि 31% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सीएजीआर कंपनी अगले कुछ सालों तक रिपोर्ट कर पाएगी। एजीएस ट्रांजैक्ट, जहां पर सूत्रों के हवालों से 18 Hours स्वदेश को खबर मिली है कि एनसीएमसी का रोल आउट नेशन वाइड अगले 2 महीने में हो सकता है। सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर, एजीएस ट्रांजैक्ट पर भी अपनी नजर रखें। जैगल प्रीपेड फंड रेजिंग प्लान्स, जहां पर क्यूआईपी खुला, और फ्लोर प्राइस की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस से 2% के डिस्काउंट पर यह क्यूआईपी होगा, और 450 करोड़ का ये टोटल क्यूआईपी। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस कंपनी ने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और 500 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल बेंगलुरु के इस प्रोजेक्ट से मिल सकता है। एनएमडीसी और वेदांता कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी थी। कर्नाटका से कुछ खबर आई और उसके बाद नुवामा की रिपोर्ट आई है, और उनका मानना है कि एनएमडीसी और वेदांता दोनों ही कंपनियों पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इम्पैक्ट दिखेगा। प्री ओपन में वेदांता 3% आज भी नीचे। आईटी कंपनियों पर भी अपनी नजर रखिए। एक्सेंचर के नतीजे आज शाम को आते हुए नजर आएंगे। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि FY 25 और 26 के लिए कंपनी अपनी गाइडेंस मेंटेन करेगी। लास्ट में बिग बोल्ड ब्रोकरेज में हम आज बात करेंगे स्विगी की। 2 इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स आई है। जेपी मॉर्गन ने खरीदारी की राय, ओवरवेट की राय के साथ इनिशिएट किया है कवरेज। 730 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि जोमेटो से कंपेयर करें तो स्टॉक करीब 30 से 40% के डिस्काउंट पर कारोबार कर रहा है। बोफा की भी रिपोर्ट, खरीदारी की राय 690 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। दोनों ही रिपोर्ट्स के चलते स्विगी पर अपनी नजर रखें।
आशीषा, शुक्रिया ये सारे खबरों वाले शेयर्स नवरत्न की सूची हमें बताने के लिए। ये सारी खबरों पर फोकस रहेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा फोकस आज बाजार पर, और बाजार में गिरावट के पूरे आसार। 24,700 से हम गिरते जा रहे हैं और 24,200 के भी निचले स्तर जो हैं उसे हमने छुए। 24,200 के नीचे भी हम टूटे और यूएस फेड का जो एक्शन है उसके बाद अब 23,800 के रास्ते भी खुलते हुए इस वक्त तो देखने को मिले हैं। हमारे साथ एंजल वन के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट देवांग शाह जुड़ गए हैं। देवांग जी, बस 1.5 मिनट बचे हैं बाजार के लिए, क्विकली आपके स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स बताएं। तो यहाँ एक ही स्टॉक रहेगा सेल साइड, टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए नेगेटिव है और मार्केट भी एक बेरिश पैटर्न में है, तो यहाँ पे टीवीएस मोटर सेल की तरह रहेगी। स्टॉप लॉस रखने 2500 का, टारगेट अराउंड 2380 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं टीवीएस मोटर में। ऑलराइट, तो टीवीएस मोटर्स यहाँ पर रखनी है नज़र, क्योंकि आज अगर हम देखें तो कई सारे सेक्टर्स में वीकनेस रहने वाली है, और साथ ही ऑटोज़ में जो है कई समय से हम देख रहे हैं कि एक डिमांड का प्रेशर भरपूर है। आप देखिए, अवनी जी का भी मानना है कि जिस तरीके से टेक्निकल पैरामीटर्स पे ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, ऐसे में टीवीएस मोटर्स भी आप रेडार पे रखिए। साथ ही टाटा मोटर्स पर भी एक कॉल आती हुई, तो देखते हैं कि किस तरीके से ऑटो काउंटर्स परफॉर्म करते हैं। पर जी हाँ, आज एक कमज़ोर शुरुआत की ही तैयारी है, पर देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या 30 से 45 मिनट के बाद हम थोड़े से स्टेबल होते हैं या नहीं, क्योंकि 23,876 के आसपास अगर हम ओपन हुए तो 23,800 का जो सपोर्ट लेवल है उसको रिस्पेक्ट करता है या बाजार, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। पर प्री ओपन में एक भी ऐसा स्टॉक नहीं है निफ्टी का जहां पर आपको थोड़े से या हल्के से हरे निशान के संकेत मिले। सभी के सभी स्टॉक्स जो है लाल निशान में ही खुलने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आईटी काउंटर्स पे भी भारी प्रेशर है। HCL, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा ये शायद लुढ़कते हुए नजर आए। स्टील काउंटर्स में कमजोरी देखने को मिल सकती है, और पावर रिलेटेड स्टॉक्स पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि अगर खास तौर से सोलार पावर की बात करें तो इनका मेजर आउटफ्लो, और यूएस मार्केट से अगर कोई कंपनी ड्राइव कर रही है अपना रेवेन्यू तो इंटरेस्ट को लेकर ही होता है, तो अब कम कटौती के चलते इन पर भी प्रेशर आ सकता है। पर चलिए बाजारों की शुरुआत की तैयारी करते हैं। एक कमजोर शुरुआत की तैयारी निफ्टी के भारतीय बाजार करते हुए, जहां पर ओपनिंग टिक पे 300 अंकों से ज्यादा की कमजोरी जो है आपको दिखेगी निफ्टी 50 में। निफ्टी बैंक को देखें तो वहां पे 670 अंकों की बिकवाली आप आते हुए देख रहे हैं। मात्र 3 काउंटर्स हैं निफ्टी में, HUL, सन फार्मा, ITC, जहां पर आपको हरे निशान में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। पर इसके विपरीत विप्रो, हिंडाल्को, अदानी एंटरप्राइजेज, इन्फोसिस, टाटा स्टील, जो कि मेटल और IT का खेमा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर उनकी पिटाई हो रही है। अच्छी बात यह भी है कि 300 अंकों की कमजोरी के बाद अब 200 अंकों की बिकवाली रह गई है निफ्टी 50 में, तो 100 पॉइंट सुधारा ज़रूर है 1 मिनट के अंदर ही। पर इंडिया विक्स को भी ध्यान रखिए, क्योंकि आज फिर से यहाँ पर जो तेज़ी हुई है 4% की, अब 15 के पास जो है ये इंडेक्स आपको आता हुआ दिख रहा है। इंटरेस्टिंग है देखना कि कुछ एक स्टॉक्स जो हरे निशान में लौटने की कोशिश कर रहे हैं वो कितना सक्सेसफुल होते हैं, इसको तो हम नज़र ज़रूर रखेंगे। पर एक बार सेक्टर वाइज नज़र डाल ले तो एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर आज आप देखेंगे कि हरे निशान में ट्रेड हो रहा है। इस गिरावट में सबसे ज़्यादा लीड कर रही है निफ्टी रियल्टी का इंडेक्स, जहां पर हाल फिलहाल की तेज़ी के बाद करेक्शन हावी, 2% की यहाँ पर कमजोरी। इसके बाद निफ्टी PSU बैंक 2% कमजोर होता हुआ, निफ्टी मेटल इंडेक्स 2% की गिरावट, और PSE बास्केट में भी लगभग 0.25% की बिकवाली हम आते हुए देख रहे हैं। सेलेक्ट फार्मा काउंटर्स में से डॉक्टर रेड्डीज, जहां पर हमारे कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स बाय रिकमेंडेशन भी दे रहे थे, वहां पर 0.5% की तेजी है। ITC एक काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस कंपनी का, जहां पर गिरते बाजार में अगर किसी पे भरोसा करना है तो कई बार ये नोटिस किया गया है कि ITC वो स्टॉक रह सकता है। यहाँ पर आज फिर से 0.5% की तेज़ी आप आते हुए देखेंगे। इसके अलावा FMCG पैक से HUL भी हल्के हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। कौन से हैं गिरावट वाले शेयर्स? अगर F&O स्पेस की बात करें तो IT जी हाँ इसको लीड कर रहा है। LTI, माइंट्री और एम्फेसिस, ये 2 काउंटर्स में 4% की बिकवाली है। इसके बाद वेदांता 3% लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है, और कुछ एक हाई बीटा नेम्स जैसे कि BSC और साथ ही रिसेंटली लिस्टेड काउंटर्स जिसमें कि नाइका को अगर आप देखें तो 2 से 3% की वहां पर कमजोरी है। पावर रिलेटेड स्टॉक्स में REC और PFC पर भी ध्यान रखिए, यहाँ पर 2% की बिकवाली आप ज़रूर आते हुए देख रहे हैं। पर एक हाल ब्रॉडर मार्केट स्पेस में भी डालते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे तो इंडेक्स में तो काफ़ी बिकवाली है। जो एडवांसेस डिक्लाइनिंग का रेशियो है
तमाम स्टॉक्स हैं, मात्र 200 स्टॉक्स ही हैं जो कि अभी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं एनएसई में। बाकी उन लगभग 2000 काउंटर्स में आज गिरावट हम देख रहे हैं। कुछ ज़्यादा शॉकिंग फिगर नहीं है, पर शॉकिंग ये ज़रूर है कि इंडिया विक्स 4% की तेज़ी के बाद अब 7% की तेज़ी यहाँ पर आप आते हुए देखेंगे। पर ऐसे में अगर हम देखें तो ब्रॉडर मार्केट स्पेस पर भी प्रेशर है। तमाम सेक्टर्स जिसमें हाल फिलहाल चढ़े हुए डिफेंस के नाम, पावर के नाम, कुछ एक रेलवे काउंटर्स के नाम, इन सभी पर दबाव आज आते हुए देख रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल बिकवाली हावी है। अब निफ्टी बैंक 840 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। निफ्टी 50 कहीं ना कहीं 23,800 के पास सपोर्ट लेने की कोशिश, 300 अंकों की बिकवाली यहाँ पर इंडिया विक्स आज फिर से की ट्रैकिंग पॉइंट रहेगा, जहां पर अब 7% की तेजी और 15.5 का इंडेक्स हो चुका है इंडिया विक्स की अगर हम बात करें तो। तो बाजार में जैसे संकेत थे गिफ्ट निफ्टी से शुरुआत वैसी हुई है। अच्छा, शुरुआत में एक जो शुरुआती झटके के बाद हल्की सी रिकवरी अटेम्प्ट हो रही थी, वो फिजल आउट हो रही है। कुछ लोग आए होंगे कि नहीं क्या आकर्षक मौके बन रहे हैं बाजार में वो करने के लिए, लेकिन फिर से जो गिरावट है करीब 300 अंकों की निफ्टी में है। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें 750 अंकों की गिरावट है। इंडिया विक्स को सृष्टि हाईलाइट कर रही थी, थोड़े से ना डेंजर जोन में अब जाने की शुरुआत हो गई है। 15.25 साढ़े 15 के आसपास का इंडिया विक्स हो गया है। 6.5% का उछाल है। ये भय और उतार चढ़ाव का सूचक होता है बाजार में। अगर आप एडवांस डिक्लाइन के रेशियो को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पुअर है। 172 शेयर इस वक्त तेज़ी के हैं और उसके मुकाबले 2000 से ज़्यादा शेयर आपको बाजार में कमज़ोरी वाले दिखेंगे। तो लगातार चौथे सत्र में बाजार की पिटाई और बाकायदा अब हम 24,000 के नीचे आकर 23,900 के आसपास निफ्टी कारोबार करता हुआ आपको दिख रहा है। मौके कहाँ पर बाजार में, ज़रा ये समझ लेते हैं और ओपनिंग ट्रेड में शुरुआत हम करेंगे कुणाल जी आपसे। आप बताइए सर, अब कुछ दिख रहा है बाजार में आपको ट्रेड करने के लिए? जिस हिसाब से मोमेंटम अभी मार्केट में चल रही है, 300 पॉइंट निफ्टी नीचे है, 700 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे है। आई थिंक एक दो स्टॉक ऐसा है जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस मार्केट में भी वो स्टॉक स्टेबल है। स्टॉक का नाम है एसबीआई कार्ड। नो डाउट 1% नीचे है, लेकिन अच्छे खासे सपोर्ट के पास है और लग रहा है कि यहाँ से अच्छी खासी मोमेंटम आने वाले दिनों में उछाल के रूप में हमें देखने को मिल सकती है। बाय करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे जो हमारा एसएल आएगा वो रहेगा 695 का। अभी स्टॉक चल रहा है 702 के अराउंड। 695 का छोटा सा एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो सबसे पहला टारगेट जो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा अभिषेक जी, वो है 713 का। और 713 जैसे ही ब्रेक होता है 724 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग लिहाज से ही खरीदारी करके चलने की सलाह है। एसबीआई कार्ड लोअर लेवल पे 695 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, 695 का स्टॉप लॉस। ध्यान दीजिए, स्टॉप लॉस बहुत नजदीक का है, थोड़े से टाइट स्टॉप लॉसेस के साथ ही बाजार ये काम करने लायक है। 695 का स्टॉप लॉस, 713, 724 की ये दो टारगेट आपके लिए। हमारे साथ देवांग शाह भी हैं। देवांग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए आपने क्या स्पॉट किया है ओपनिंग ट्रेड के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग। जो हमने स्टॉक डिस्कस किया था टीवीएस मोटर, वही सेल के लिए रहेगा। 2500 पे स्टॉप लॉस रखना है और डाउन साइड अराउंड 2380 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। टीवीएस मोटर सेल के सलाह है। टीवीएस मोटर को बेचने की सलाह है। 2% नीचे ये शेयर है। 2380 रुपए का टारगेट, 2500 रुपए का इसमें आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो एक सेल की रिकमेंडेशन आ गई देवांग की तरफ से। अवनी जी, मार्केट देखिए 300 अंक नीचे, तो अब ज़्यादा हम मतलब ऐसा नहीं कि कोई शुरुआत में 5-6 मिनट हो गया, क्योंकि खास उथल पुथल नहीं है। क्या करना है अभी? कहाँ पर आपकी नज़र गई है बाजार में? जी अभिषेक जी, जैसे आपको बताया था 23,850 से 900 का रेंज है जहां से एक रिवर्सल हो सकता है। इसलिए अभी इंडेक्स पे तो वॉच करेंगे, लेकिन स्टॉक्स में मजबूती जहां पे है वो बरकरार है। तो डॉक्टर रेड्डी भी अच्छा मूव दे रहा है। और इसके अलावा अभी जो यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं वो है इंडियन होटल। ये लगातार हम 805 के लेवल से रेकमेंड करते आ रहे हैं स्टॉक में, और अभी भी इसमें तेजी बरकरार है। तो इसमें अब नीचे के तरफ 857 का स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। ये ऊपर 900 तक 900 905 तक चल सकता है।
ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग काउंटर इंडियन होटल शेयर चला भी है। 857 रुपए का स्टॉप लॉस, 900 और 905 रुपए के टारगेट के लिए आपको इंडियन होटल में खरीदारी करनी है। थोड़ी सी गिरावट के साथ ही इसने शुरुआत की है, लेकिन आज निफ्टी में सिर्फ 3 शेयर मजबूत हैं। और सबसे मजबूत कौन सा शेयर है? वो है डॉक्टर रेड्डीज। सुझाया किसने था? अवनी जी ने। 1% ऊपर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो ये स्वदेश के साथ आप जुड़िए और आपको ना ऐसे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए बेहतरीन आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे जहां पर विपरीत सेंटिमेंट के बीच में भी आपके लिए कमाई के मौके बनते हुए दिखेंगे। हालांकि निफ्टी की गिरावट आप देखिए 300 अंकों से ज़्यादा की हो गई है। 1.25% कमज़ोर है निफ्टी भी, 23,900 के नीचे है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो बढ़ के हो गई है करीब 750 अंकों के आसपास की, सेंसेक्स से 1000 अंक नीचे। किरण जी आप बताइए आपके ट्रेड्स कौन से होंगे? तो हमारे ट्रेड में एफएमसीजी रहेगा। हमने कल भी एफएमसीजी के ऊपर व्यू दिया था जहां पे एचयूएल हमने डिस्कस किया था। आज अगर आप देखोगे तो मार्केट में जिस तरह की गिरावट है, एफएमसीजी काउंटर कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहे थे। नो डाउट 10 मिनट के बाद हम देख रहे हैं कि वहां पे भी थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शंस देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी अच्छी है। तो आप आईटीसी के ऊपर ध्यान रख सकते हो। आईटीसी कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि 470 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। लगातार 3 दिन से 472 474 के आसपास के हाई बना के नीचे आ जा रहा है। लेकिन आज की अगर कोई रिकवरी अटेम्प्ट होती है तो देयर आर चांसेस के एफएमसीजी स्टॉक कैन डू बेटर। तो आईटीसी के ऊपर आप ध्यान रखिए, सेफ बेट रहेगा, लो रिस्क काउंटर है। तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। अगर कोई भी डिप आता है नीचे में 464 तक, तो वहां पे भी आप लॉन्ग कर सकते हो। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो उसकी 200 इज मूविंग एवरेज 460 है। तो 460 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिए आईटीसी में। और कहीं ना कहीं अगर आज के दिन में 473 का लेवल क्रॉस होता है तो इंट्राडे में ही आप 484 तक के लेवल देख सकते हैं। तो आईटीसी वी कैन डेफिनेटली गो लॉन्ग। 460 का स्टॉप लॉस आईटीसी के लिए और 484 के टारगेट आईटीसी। ये भी देखिए सपाट कारोबार है, बाजार कमजोर है, उसके बीच में भी आज गिरावट वाले सेक्टर कौन से हैं? आईटी शेयरों का जो एक्सीडेंट हुआ है वो सबको पता था क्या होना है। नैस्डैक से उसके संकेत मिल भी गए थे और अगर दरें कम घटती हैं तो ये आईटी सेक्टर के लिए एज ए होल ये नेगेटिव होता है। उसके चलते पिटाई हो रही है। विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक महिंद्रा, ये तमाम शेयर 2 से 3.5-4% के आसपास तक टूटे हुए हैं। और उसके अलावा हम देख रहे हैं कि पीएसयू स्टॉक्स भी है ना, वहां पर भी माहौल थोड़ा खराब होता हुआ दिख रहा है। बैंकिंग की बात करें, एसबीआई में करीब 2% के आसपास से गिरावट है। ओएनजीसी करीब 0.25% ये शेयर नीचे आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। आईटी में बड़ी ही कंपनी है एलटीआई माइंट्री, 5% ये टूट गई है। हडको, पीएफसी, इनको लेकर सेंटिमेंट उतने वीक नहीं थे, बट ये भी शेयर आज गिरावट हम देख रहे हैं कि झेल रहे हैं। मयूरी जी, जब बाजार में बड़ी गिरावट होती है ना तो कुछ इन्वेस्टर भी एक्टिव होते हैं, उनको लगता है कि थोड़ी वैल्यू बाइंग की जाए। आपकी सलाह क्या होगी? कोई स्पेसेस आपको लगता है कि नहीं वैल्यूएशन करेक्शन के बाद और बेहतर हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। मुझे लगता है आई थिंक जो पावर के आपने ब्रेकिंग न्यूज ब्रेक की थी, पावर एज अ स्पेस सिलेक्टिवली बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि ये बिग पिक्चर आर्ग्यूमेंट है। जो ट्रांसमिशन लाइंस लगेंगे, जो एक्सेसिव पावर सप्लाई लगेगा, जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स लगेंगे, जो फाइनेंसिंग लगेगा, और जो गवर्नमेंट केपिक्स सपोर्ट रहेगा पूरे क्षेत्र के लिए, आई थिंक पावर एज अ स्पेस डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। थोड़े आई थिंक चुनिंदा स्टॉक्स इस स्पेस पे अच्छे कर सकते हैं। दूसरा एज अ थीम विद इन द मार्केट इटसेल्फ इन द करंट जंक्शन, आई थिंक एग्रोकेमिकल्स स्टॉक फर्टिलाइजर जो स्टॉक्स है ये ठीक ठाक करने चाहिए, क्योंकि खारिफ सीजन अच्छा रहा है, राबी सीजन का हार्वेस्ट अच्छा रहा है, फार्म गेट प्राइसेस जो हम देख रहे हैं वो ठीक ठाक है, इनपुट कॉस्ट अच्छी खासी कम हो चुकी है, एक्सपेक्टेशन है कि वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रहेगा ये स्पेस के लिए। तो मुझे लगता है आई थिंक पावर एज अ स्पेस, जैसे मैं पहले अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कह रहा था, चुनिंदा कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा एज अ स्पेस, एग्रोकेमिकल्स एज अ स्पेस। सो आई थिंक जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं इस पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। विद इन दिस स्पेसेस आई थिंक ये जो सेक्टर्स हैं यहाँ पे अर्निंग्स ठीक ठाक रही है, स्ट्रांग रही है पिछले तिमाही में, जहाँ पे आई थिंक एक लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट में अर्निंग ने डिसअपॉइंट किया था। और मैनेजमेंट आउटलुक और कमेंट्री को देख के लग रहा है कि शायद अगले 2 क्वार्टर्स या अगले कुछ क्वार्टर्स अर्निंग्स ठीक ठाक ही रह सकती है। तो मुझे लगता है आई थिंक डोमेस्टिक सिक्लिकल्स पे फोकस करें। यहाँ पे अर्निंग्स का जो एक एक्सपेक्टेशन है ये शायद बरकरार रह सकता है।
पावर स्पेस पर नज़र तो रखनी है और पावर ट्रांसमिशन को लेकर बजट में भी कुछ ऐलान हो सकते हैं। 18 आवर्स स्वदेश के एक्सक्लूसिव अभी थोड़ी देर पहले ही प्रकाश हमें बताकर गए हैं, इस स्पेस पर खास तौर से नज़र रखनी होगी। लेकिन बाजार में इस वक्त अगर आप देखेंगे BSE लिस्टेड कैटेगरी में अगर देखें मार्केट कैप इरोजन 6 लाख करोड़ तक का होता हुआ देखने को मिला है। सेलिंग प्रेशर 24,000 के लेवल्स पर हमने झेला, उसके बाद 23,900 के मार्क जो हैं उसके नीचे भी बाजार ने इस वक्त स्तर दिखाए हैं, कमजोरी हावी होती हुई और 23,900 के ही इर्द गिर्द इस वक्त। लेकिन देखना चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप को, क्योंकि बेंचमार्क्स के मुकाबले ज्यादा करेक्शन या डाउनफॉल जो है वो इस वक्त मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स को अगर आप देखेंगे और स्मॉल कैप इंडेक्स को, हैवी डिक्लाइंस यहां पर, और मिड कैप इंडेक्स के लगभग सारे के सारे स्टॉक्स इस वक्त लाल निशान के साथ ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट्स में डाउनफॉल जो है वो क्लियरली विजिबल नजर आ रहा है। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक एनर्जी स्पेस जो है 10 महीने के निचले स्तर पर है। स्मॉल कैप मिड कैप के डाउनफॉल को हमने देखा। IT बैंक्स एंड फाइनेंस लाजमी था कि ये स्पेसेस जो हैं आज US फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन और साथ ही US मार्केट में जिस तरह का हाल ओवरनाइट बीती रात हमने देखा, उससे बैंक्स, फाइनेंशियल्स और IT पर एक डेंट पड़ता दिखेगा। हुआ भी कुछ ऐसा। ऑटो सेक्टर की अगर बात करें 1 महीने के निचले स्तर पर ये ट्रेड करता हुआ, और क्लियरली हम देख रहे हैं लगभग सारे के सारे सेक्टर्स, इनफैक्ट डिफेंसिव्स भी इस वक्त बाजार को संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में बजिंग मोमेंटम आप देखेंगे डॉक्टर रेड्डीज, LTI, माइंट्री, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में 52 हफ्ते के निचले स्तर पर। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, बंधन बैंक जैसे काउंटर्स इस वक्त नजर आएंगे। सो बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इस वक्त अगर देखें हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अब भी हैं। इंडेक्स वाइज बाजार में करेक्शन, गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बाजार को शक की निगाह से अब देखना चाहिए। जिस तरह से सेंटिमेंट्स आज डेवलप हुए हैं, बाजार खुलने के साथ मेजर डाउनफॉल भी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन अनुमान ये भी लगाया जा सकता है कि सेकेंड हाफ में हो सकता है कि पैनिक लो जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, बनता हुआ देखने को मिले। बहरहाल जिस तरह के सेंटिमेंट्स हम ग्लोबल मार्केट से देख रहे थे, उस तरह की गिरावट इस वक्त नजर नहीं आ रही है। डाउनफॉल जरूर है, लेकिन बड़ी गिरावट इस वक्त या कह सकते हैं कि खुलने के साथ ही मेजर डाउन ट्रेंड्स जो दिखने चाहिए उस तरह के नहीं देखने को मिल रहे हैं। शार्प रिवर्सल दिखेगा या नहीं, एक सवाल है। डिफिकल्ट टू टाइम द मार्केट एज वेल, लेकिन क्या ये वो वक्त है जबकि बाइंग की शुरुआत करनी चाहिए? मयूरेश, गुड मॉर्निंग। आपसे ही ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि बाजार में देखिए गिरावट हम देख रहे हैं, आए दिन गिरावट हम देख रहे हैं। किस स्तर पर या किन लेवल्स पर आपको लगता है कि पार्टिसिपेंट्स एक बार के लिए सोचे कि अब एंटर करना चाहिए मार्केट्स में? आई थिंक ग्लोबल वॉलेटिलिटी की वजह से आई थिंक जो आप बाजार में गिरावट देख रहे हैं, पॉसिबल है कि आई थिंक जो एक लो निफ्टी ने देखा था, एक नीजक रिएक्शन 23,200, 23,300, ये शायद दिख सकता है। बट अगेन आई थिंक इफ दिस प्रॉब्ली कम्स थ्रू, जो FI सेलिंग है, जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग्स है FIs की कंपेयर टू द ओवरऑल मार्केट, ये लगभग 16.5% के आसपास अब आ चुकी होंगी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक हिस्टोरिकल एवरेज है FI होल्डिंग्स का, आई थिंक दे आर ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट। सो अगर ये गिरावट आती भी है, FI होल्डिंग प्रॉब्ली कम्स स्टिल लोअर देन दैट, जो DIs का सपोर्ट है, लिक्विडिटी है, ये बाजार को सहारा देगी। दूसरा, मेरे हिसाब से आई थिंक जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स रह सकते हैं, जो मैं डोमेस्टिक सिक्लिकल्स की बात कर रहा था, मानसी, एग्रोकेमिकल्स एज अ स्पेस शुड डू वेल, सिलेक्टिवली कैपिटल गुड्स इंफ्रा शुड डू वेल, एंड सिलेक्टिवली BFSI शुड डू वेल। ये रेट कट्स का जो सिलसिला है, ये शायद थोड़ा प्रोलॉन्ग हो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उम्मीद है कि फेड में शायद एक पहला रेट कट आ जाए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, बट दैट इज नॉट द ओनली एनेबलर। कहीं ना कहीं आई थिंक विद द मार्केट वॉलेटिलिटी का डिपॉजिट ग्रोथ जो पिछले महीने में देखी थी, फॉर द फर्स्ट टाइम सरपास क्रेडिट ग्रोथ, ये शायद एक ट्रेंड बरकरार रहे, और इसलिए आई थिंक BFSI एज अ स्पेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक स्टॉक्स लाइक फेडरल बैंक, करूर वैश्य बैंक, प्राइवेट स्पेस पे लार्ज बैंक्स में जिसकी स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट फ्रेंचाइजी है, ICICI बैंक एज एन एग्जाम्पल, जरूर आपके नजर में होना चाहिए। एग्रोकेमिकल्स, पारादीप फॉस्फेट, दे आर डूइंग सो मच इन टर्म्स ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, बैलेंस शीट में डेट कम कर चुके हैं। सो एग्रोकेमिकल्स एज अ स्पेस शुड डू वेल। विद इन कैपिटल गुड्स इंफ्रा, जैसे हम बात कर रहे थे चुनिंदा नामों की, वो आपको शायद ध्यान में रखनी चाहिए। फॉर PSU यूनिवर्स एज अ होल, मुझे लगता है आई थिंक CPSE जो ETF है, वहाँ पे आपको सिप स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट केपेक्स सिर्फ ये वर्ष के लिए नहीं, अगले कई वर्षों तक आई थिंक बरकरार रहेगा। एंड आई थिंक दिस स्पेस शुड प्रॉब्ली कम बैक इन फेवर और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वैल्यूएशंस फेवर में है, और एक्सपेक्टेशन हम बांध के रख सकते हैं कि आई थिंक अर्निंग्स में जो एक स्टेबिलिटी है,
compared to valuations and a risk reward perspective, शायद कहते हैं. So I think the best way to play PSUs is through the CPA, CPL. You should start a second. लोग इस वक्त मार्केट पर किस तरह से बाजार की इस गिरावट को समझना है, इस पर फंडामेंटली एक टेक मयूरेश की तरफ से. लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे मेजर प्लेयर्स रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनकी तरफ से गिरावट जो है वो और ज़्यादा गहराती हुई नजर आ रही है. निफ्टी बैंक में करीब 800 अंकों की बिकवाली देखने को मिल रही है. रिलायंस का स्टॉक अगर देखिए लाल निशान के साथ करीब 1.5% की गिरावट HDFC बैंक में, ICICI बैंक भी इसी तरह के सेंटिमेंट्स. निफ्टी IT में करीब 1000 अंकों की गिरावट इस वक्त हम देख चुके हैं. लेकिन चलिए इस वक्त प्राइमरी मार्केट में भी एक्शन देखने को मिल रहा है. IPO मार्केट की अगर बात करें, IPO बाजार में भी आए दिन नए नए लिस्टिंग्स और नए नए एंट्रीज हम देखते हैं. इन्वेंटरस थोड़ी ही देर में इन्वेंटरस नॉलेज सॉल्यूशंस के IPO की लिस्टिंग होने जा रही है. आपको बता दें हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है ये कंपनी और IPO से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स लेकर मेरे दो सहयोगी अनुराग और अंकुर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं. आइए उनसे जानते हैं सारी डिटेल्स. ओवर टू यू अनुराग एंड अंकुर. तो IKS हेल्थ केयर सर्विसेज की जो लिस्टिंग है वो अगली कुछ दिनों में होने वाली है, कुछ देर में होने वाली है. और जिस तरह से इस IPO को रिस्पांस मिला था वो काफ़ी शानदार था. करीब 50 गुने से ज़्यादा ये IPO सब्सक्राइब हुआ था और बस कुछ देर का इंतजार है लिस्टिंग के लिए. अंकुर, ये जो IPO है ये किस तरह से अलग है और अगर जो प्रमोटर्स है उन्होंने कितना मल्टी बैगर उनको रिटर्न मिलेगा इस IPO में? जी बिल्कुल, अगर हम IPO की बात करें तो ये कंपनी 2006 में जरूर फाउंड हुई थी, लेकिन इससे पहले हम उसकी हिस्ट्री में जाएं. 2007 में एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था जब राकेश झुनझुनवाला ने इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया 2007 में. मात्र $5.5 मिलियन, जिसकी अगर हम कीमत आंकें तो वो 23 करोड़ रुपए करीब करीब होती है रुपी टर्म्स में, जो कि आज बढ़कर 12,000 करोड़ रुपए हो चुकी है. तो एक तरीके से ये मल्टी बैगर रिटर्न रहा है. राकेश झुनझुनवाला जी ने जिस तरीके से आइडेंटिफाई किया है बहुत सारे स्टॉक्स को, बहुत सारे वैल्यू इन्वेस्टिंग को, तो ये एक प्राइम एग्जाम्पल हो सकता है IKS हेल्थ के लिए. और अगर आप 23 करोड़ रुपए आपके 12,000 करोड़ रुपए हो जाए तो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 23 करोड़ रुपए का निवेश था और उसकी वैल्यू आज 12,000 करोड़ हो गई है 17 साल के अंदर. और अगर हम रिटर्न की बात करें तो 531 गुना जो रिटर्न है वो मिला है 17 साल के अंदर. तो ये इस कंपनी की विशेषता के तौर पे भी देखा जा सकता है. और हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर में है, मेजॉरिटी जो कारोबार है वो अमेरिका के अंदर है. करीब 95% कारोबार जो है वो अमेरिका से कंपनी को मिलता है. और अब IPO की जो है लिस्टिंग होने वाली है अगली कुछ देर में ही. ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग और अंकुर. आप वहाँ पर हैं, देखते हैं किस तरीके की लिस्टिंग होती है. पर ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है इस पर्टिकुलर IPO को, तो अच्छी ही लिस्टिंग की उम्मीद है. साथ ही जैसा कि आप बता रहे थे कि राकेश झुनझुनवाला राकेश झुनझुनवाला बैक्ड कंपनी है, तो उसको लेकर भी एक्साइटमेंट भरपूर है. पर चलिए एक बार फिर से क्विकली मार्केट चेक एक बार आपके लिए कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 23,800 के आसपास निफ्टी 50 सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है. इंडिया विक्स भी अच्छी बात है कि ऊपरी स्तरों से थोड़ा कूल ऑफ ज़रूर हुआ है. निफ्टी बैंक अपने आप को होल्ड करने की कोशिश 51,000 के आसपास कहीं ना कहीं स्थिर होता हुआ दिखा है. तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी के संकेत ज़रूर है, पर लगातार हमने एक करेक्शन का ही मोड दिखा है. और अब US बाज़ारों से जिस तरीके के संकेत हैं वो भी हम क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं. पर ऐसे में अब साल 2025 की जब यहाँ पर अब जब हम ऑलमोस्ट एंड पर आ चुके हैं, तो वहाँ पर क्या करें, आने वाले साल के लिए क्या आपको आउटलुक बनाना है. आउटलुक 2025 की हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी है, कौन से सेक्टर्स पर ध्यान रखना है. आइए इन सभी पर चर्चा करते हैं. आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में एक बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं. इनाम के श्रीधर हमारे साथ मौजूद हैं. श्रीधर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू. श्रीधर, मैं आपसे आउटलुक के बारे में बात करूं उससे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके न्यू ईयर प्लान्स क्या हैं, क्योंकि आप न्यू ईयर किसके साथ मना रहे हैं वो जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. क्योंकि मानसी बहुत रुचि रखते हैं ये वाइल्ड लाइफ में. अगर लोग इनको फॉलो करें
तो मार्केट से हटकर श्रीधर, मुझे तो बहुत मजा आता है आपकी स्टोरीज और पोस्ट देखने में। इनफैक्ट श्रीधर, माय क्वेश्चन इज कि आप अब तक यहाँ कैसे हैं? नहीं, मैं जा रहा हूँ। मैं 25 तारीख को जा रहा हूँ और मैं इस बार थोड़ी हटके जगह जा रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। वहाँ पे जंगल है दुधवा, जो टेराई रीजन में है। तो ये ऐसे यूनिक जंगल है जहाँ पे आपको टाइगर, एलिफेंट, राइनो सब एक जगह मिलती हैं। अपार्ट फ्रॉम काजीरंगा, यही दूसरी एक जंगल है जहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलती है। और जंगल भी बहुत ब्यूटीफुल है क्योंकि मैं 1-2 बार वहाँ विजिट कर चुका हूँ। हाँ, तो मैं 25 तारीख को मैं जा रहा हूँ। होपफुली जो भी मिले, जंगल सुंदर है तो बाकी तो सब जो दिखने को मिले वो अच्छा है। नहीं श्रीधर, बहुत अच्छा लगता है आपका जो इंटरेस्ट है, और मैं ये भी जानती हूँ कि वहाँ पर भी अगर कोई टाइगर रहता है तो आप उनको नामों से भी उनके जानते हैं। तो वो बहुत मतलब मैं तो इतना वाइल्ड लाइफ नहीं करती, पर मुझे आपकी स्टोरीज से ही देखकर काफ़ी मज़ा आ जाता है। धन्यवाद। पर श्रीधर, अगर बात करें नर्वसनेस की, तो देखिए मार्केट्स में जो है थोड़ी सी नर्वसनेस हावी ज़रूर हो रही है। साल 2024 ब्रॉडर मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहा, पर इंडेक्स पे इतने रिटर्न हमने नहीं देखे। पर साल 2025 के लिए कौन से इम्पॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर्स रह सकते हैं श्रीधर? क्योंकि बड़े डेवलपमेंट्स हैं, रेट कट होंगे, यूएस के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे, तो ऐसे में क्या आउटलुक रखना है? तो पहले तो मैं बोलूँगा कि 24 एक्चुअली काफ़ी अच्छा साल रहा। अगर आप मुझे पिछले साल बोलते कि मोदी जी का जो इलेक्शन रिजल्ट्स होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा, जो 2 वॉर चल रहे होते वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, आप हमें बोलते कि इन्फ्लेशन जो है अभी भी स्टिकी रहेगा, हमारा इन्फ्लेशन नंबर जो लास्ट 2 नंबर आप देखें 6 और 5.5 के बीच में इन्फ्लेशन चल रहा है, और आप बोलें कि एक साल में मिड कैप जो है 30% ऊपर रहेगा, इंडेक्स इज अप ऑलमोस्ट 14-15%, इंडेक्स भी रिटर्न दिया। मैं बोलता कि ये जोक है कि इतने नेगेटिव न्यूज़ के बाद मार्केट इतना ऊपर रहेगा, ये होना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी ये मार्केट ने वो सरप्राइज़ दिखाया है। तो मैं तो बोलूँगा कि मार्केट एक्चुअली जो नेगेटिव वरीज जो रही है इस मार्केट में, उसको क्रॉस करके मार्केट ने रीजनेबली अच्छी रिटर्न दी है। बट 25 जब हम पहुँच रहे हैं 25 में, मेरा व्यू यही है कि पहला 6 महीना जो रहेगा उसमें काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ रहेंगी। एक तो आपने जैसे बताया ट्रम्प, दूसरा हम वो रेट कट वाले कैंप में नहीं है, क्योंकि हमें लग रहा है जो, और ये इसके बारे में हमने काफ़ी लिखा भी हुआ है कि आरबीआई के जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो बहुत कंजर्वेटिव हैं। आपने Q3 का ही नंबर देखा जो 4.6 से उन्होंने अब 5.4 या ऐसा कुछ उन्होंने रिवाइज किया है। फोर्थ क्वार्टर का उनका नंबर आई थिंक 4.6 है, हमारे हिसाब से वो 5.2 5.3 के पास आएगा। तो आई डोंट थिंक कि हमें रेट कट ज़्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए। हो सकता है कि 25 बेसिस पॉइंट्स ऑन अ न्यूट्रल रेट बेसिस वो कट कर सकते हैं, बट स्ट्रक्चरली मुझे कोई रेट कट का साइकिल नहीं दिख रहा है इंडिया में इन द नेक्स्ट 6 to 8 months। और अर्निंग्स भी थोड़ी सॉफ्ट चल रही हैं, और मुझे लगता है ये सॉफ्ट अर्निंग्स जो हैं Q3 और Q4 में भी दिखेंगी। तो अगले 6 महीने अगर मार्केट बिना कोई नेगेटिव सरप्राइज, नेगेटिव मूवमेंट के अगर इसी जगह कंसोलिडेट करती है, आई थिंक वो हमारे लिए बेस्ट केस सिनारियो रहेगा। एंड फिर वहाँ से हम जो है अगले साल विच इज़ FY26 के बेसिस पे मार्केट अगर मूव करेगी, दैट इज़ हमारी वो एक्सपेक्टेशन है दैट वी कुड गेट अनदर 10-12% रिटर्न फॉर नेक्स्ट ईयर, बट इट विल बी बैक एंडेड, मतलब बैक साइड रहेगा, फ्रंट एंड थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। Absolutely. Sridhar, let's try and construct scenarios जो कि आने वाले साल में ऑन द फेस ऑफ इट पहले क्वार्टर्स में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप अपना पद संभालेंगे, सो ग्लोबल सिनेरियो। उसके बाद बजट, अगेन एज वी ऑल नो इट्स लाइक अ नॉन इवेंट, बट स्टिल एंटिसिपेशंस होते हैं, उम्मीदें होती हैं, और बजट के साथ साथ कह सकते हैं कि बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हैं सेक्टर्स के लिए, लाइक डिफेंस, रियल एस्टेट, इंफ्रा, फॉर दैट मैटर पावर एज वेल। और पावर ट्रांसमिशन को लेकर अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एक्सक्लूसिव चलाई है कि बजट में कुछ ऐलान हो सकते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू ऑल्सो हैव अ टेक ऑन पावर सेक्टर, सो हाउ डू वी सी ऑल ऑफ दीज सिनेरियोज एंड सी द मार्केट फॉर द नेक्स्ट 3 quarters, और कौन से सेक्टर्स एंड थीम्स पर फोकस होना चाहिए? सेक्टर्स जैसे आपने पावर सेक्टर बोला, उस पर हम काफ़ी बुलिश हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल थीम है। इंडिया में पावर इन्वेस्टमेंट पिछले 5-6 साल में बहुत कम हुई है,
सो लास्ट 2 साल में जो देखने को मिला है कि हमारे पास पावर शॉर्टेज आ रही है एट वेरियस सेगमेंट्स. तो पावर बोथ सोलर, विंड एंड थर्मल तीनों में एडिशंस होंगे. एंड सो बिकॉज ये सेगमेंट में एडिशंस होंगे तो जो पावर इक्विपमेंट कंपनीज हैं, क्योंकि आप पावर जनरेट करेंगे तो उसको ट्रांसमिट करना पड़ेगा, तो ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमिशन लाइंस चाहिए, उसके लिए ट्रांसफार्मर्स चाहिए. तो ये सारी जो इक्विपमेंट्स कंपनीज हैं उनके लिए बहुत बुलिश फेज़ है. दिस इज़ कम आफ्टर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स. 10 साल के बाद उनके पास ऐसे ऑर्डर बुक्स आए हैं. तो वो सेगमेंट हम काफ़ी बुलिश हैं ऑन द पावर इक्विपमेंट स्पेस. And other than that, I think financials, even though I'm slightly negative on the rate cycle, large cap financials are looking far better because काफ़ी consolidate हुए हैं and we've seen some movement from the bottom from there. ये हमें अगले साल के लिए ये थीम काफ़ी बेटर लग रहा है. इनफैक्ट हमें लगता है कि जो स्मॉलर बैंक्स और NBFCs हैं उनमें थोड़ा नेगेटिव सरप्राइजेज आएंगे अगले 2 क्वार्टर में. जो ऑलरेडी हमने देखे हैं NPAs थोड़ी उनकी बढ़ रही थी. आई थिंक द वर्स्ट क्वार्टर विल बी द Q3 जहाँ पे उनकी नेगेटिव सरप्राइजेज आने के चांसेस हैं. तो आई विल बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस ऑन सम ऑफ दीज सेगमेंट्स. ठीक है. श्रीधर सर, गुड मॉर्निंग. मैं अभिषेक बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से. सर देखिए, आपका नाम बड़ा प्यारा है, इसमें शिव भी है, इसमें राम भी है. मुझे ना मार्केट को लेकर या फिर सेक्टर को लेकर कोई सवाल नहीं पूछना, वो तो मानसी ने और सृष्टि ने पूछ लिए हैं और समझ भी लिए हैं कि मार्केट में क्या करना है, सेक्टर में क्या देखना है. मुझे आप 2 चीज़ बताइए, ये आप बैलेंस कैसे करते हैं? जैसे आप जब जंगल में जाते हैं जंगल सफारी के लिए, क्या आपको मार्केट वगैरह ये सब चीज़ें याद रहती हैं कि अच्छा मार्केट में क्या चल रहा है, US में क्या चल रहा है, कोरिया में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या हो रहा है? और दूसरी चीज़ मुझे बताइए कि अगर आप सफारी पे चलना हो तो क्या करना होगा हमें? आप जस्ट मैसेज कर दीजिए और हमारे साथ सफारी पे आ जाइए. बट हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट्स में जो हमारी जो लाइफ है बहुत स्ट्रेसफुल रहती है. तो अगर हम हमारी पोर्टफोलियो की बैगेज लेके चलेंगे सब समय तो इनवेरिएबली हम गलत डिसीजंस ही लेंगे. तो अगर हमें हमारी जो बेस रिसर्च के ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है तो हमें डे टू डे स्टॉक्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर हम डे टू डे स्क्रीन के सामने रहेंगे और हर टिकर अगर हम देखते रहेंगे तो इनवेरिएबली वो जो ग्रीड एंड फियर का जो बोलते हैं साइकोलॉजी, वो हमारे ऊपर प्ले करता है. ये मेरा पर्सनल व्यू है, अलग अलग लोगों के अलग व्यूज़ रहेंगे. तो मैं जितना स्क्रीन से दूर रहूं वही मैं पसंद करता हूं, या तो कंपनी से मिलना या फील्ड ट्रिप करना. ये मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लगते हैं. और स्टॉक्स हम 1 क्वार्टर के लिए तो कभी ख़रीदते ही नहीं हैं. तो अगर हमारी थीसिस सही रहती है तो वी वुड प्ले थ्रू जो भी वॉलेटिलिटीज़ रहती हैं उसको हम लेके चलते हैं. उसका ये मतलब नहीं है कि हमारी हर थीसिस सही रहती है. आई थिंक ये इतने साल मार्केट में रह के आई थिंक सबने देखा होगा कि आप नंबर ऑफ मिस्टेक्स भी आप करेंगे. बट जितना आप डे टू डे अगर प्राइजेस कम देखें तो इवेंचुअल रिजल्ट्स बेटर रहता है, ये हमारा मानना है. बाकी इंडिविजुअल के ऊपर इंडिविजुअल का रहता ही है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग वेज हैं इन्वेस्टिंग के. राइट श्रीधर, हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमें तो रोज़ मार्केट्स देखने और रोज़ अपने दर्शकों को बताना भी है. पर बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके. थैंक यू वेरी मच. हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एंड looking forward to your pictures as well. Sure. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much श्रीधर. आज आपने समय निकाला और आउटलुक 2025 पर हमसे चर्चा करी. पर एक कंफ्यूजन इस वक्त मार्केट में नजर आ रहा है. शक की निगाह से बाजार को देखे जरूर, क्योंकि देखिए रिकवरी अटेम्प्ट करने की कोशिश भी इस वक्त बाजार करता हुआ. मेजर डाउनफॉल एंटिसिपेटेड था, बाजार गिरे जरूर, 300 अंक गिरे, लेकिन वहां से अब रिकवर करने की कोशिश भी कर रहे हैं. सेकेंड हाफ में और ज्यादा तस्वीर जो है वो साफ होती हुई नजर आएगी. मिड कैप स्मॉल कैप पर भी एक नजर होनी चाहिए, वहां से भी क्या रिकवरी आ रही है नहीं, इस पर एक नजर होनी चाहिए हमारी, क्योंकि निफ्टी में रिकवरी यहाँ पर अटेम्प्ट की जा रही है. बैंक निफ्टी में भी रिकवरी
के यहाँ पर अटेम्प्ट्स देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर आप देखेंगे, बाजार जब खुले थे तब मिड कैप के खेमे में कोई भी स्टॉक नहीं था जहां पर हम मजबूती के साइंस भी देख रहे थे, जहां बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ देख रहे थे। लेकिन अब वहां पर भी हम देख रहे हैं काउंटर्स लाइक कोफोर्ज, बीएसई, ऑरोबिंदो फार्मा, इंडियन होटल्स, जुबिलेंट फूड, ये सारे के सारे स्टॉक्स में कह सकते हैं बाइंग इंटरेस्ट जो है इस वक्त जनरेट होता हुआ दिख रहा है। बाजार का अंडरटोन इस वक्त भी बेरिश है, उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं और टुवर्ड्स गिरावट, टुवर्ड्स बिकवाली ही हम बाजार के सेंटिमेंट्स को कहेंगे। लेकिन बावजूद इसके बाजार में इस वक्त रिकवरी भी है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जहां टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स और लॉन्ग टर्म प्लेस पर हम हमारे एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, ऑप्शंस की रणनीति भी इस वक्त आपके लिए एक जानना जरूरी है। ऑप्शंस के चैंपियन का रुख करते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन है मेरे साथ ऑप्शंस की रणनीति लेकर। गुड मॉर्निंग नीलेश, बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, इस प्रकार की मार्केट में जहाँ पे एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है, प्रेशर देख रहे हैं, डिफेंसिव पर फोकस है और निफ्टी फार्मा इंडेक्स में हम एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक और मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। विद इन दिस स्पेस डॉक्टर रेड्डी में लगातार हमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन, और आज लॉन्ग बिल्डअप कितने वीक मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऊपरी स्तर पर हमें 1320 से 1340 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो डॉक्टर रेड्डी का यहाँ पे 1290 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी। 15 to 16 के रेंज में 9 रुपीज का एक छोटा सा स्टिक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना होगा। 25 का पहला टारगेट, 32 रुपए का सेकंड टारगेट हो सकता है। और यहाँ पे जो लॉट साइज है वो है लॉट साइज के हिसाब से जो रिस्क है वो 4375 का है, रिवॉर्ड अप टू 10,000 के यहाँ पे बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो कल हमने लुपिन पे खरीदारी करने की सलाह दी थी, आज डॉक्टर रेड्डी है क्योंकि निफ्टी फार्मा पैक एज अ होल काफी अच्छा लग रहा है, तो डॉक्टर रेड्डी का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। ओके, सो डॉक्टर रेड्डीज है ऑप्शंस की रणनीति। नीलेश की तरफ से 1290 की कॉल खरीदने की राय, 15-16 के लेवल्स पर मिलेगी लक्ष्य। पहला लक्ष्य 25-25 का, दूसरा 32 तक ये जा सकता है। स्टॉप लॉस 9 का लगाकर चले। इसे प्रैक्टिस करने पर मैक्स टू मैक्स मुनाफा 10,000 का, मैक्स टू मैक्स यानी कि अधिकतम नुकसान 4,375 का होने की संभावना है। नीलेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऑप्शंस के ट्रेड बताने के लिए। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके टीवी स्क्रीन पर, एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की है। अपने एडवाइजर से सोचे समझे, उनसे सलाह ले और उनकी बात सुनने के बाद अगर आपको सही लगता है तो एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें। ये राय और ये हिदायत हमारी तरफ से। लेकिन इस बीच जहां हम आईपीओ की बात कर रहे थे, आईकेएस हेल्थ इन्वेंटरस नॉलेज, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, बीएसई पर 1856 पर ये सेटल होता हुआ देखने को मिला है। न्यू एंट्री इन द मार्केट। आपको बता दें, टेक्नोलॉजी एनेबल हेल्थ केयर सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। मेजर फोकस इनका यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स में है। स्टडी ग्रोथ टॉप लाइन और बॉटम लाइन में देखने को मिला है ड्यूरिंग प्रीवियस क्वार्टर्स, और कंपनी ने नीश प्ले एरियाज और नीश सेगमेंट्स में अपनी पकड़ जमाई है। लिस्टिंग होती हुई और इस वक्त अगर आप देखेंगे लिस्टिंग गेन ऑलमोस्ट 40 to 43%, यहाँ पर 1900 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। बीएसई पर 1856 पर लिस्ट होने के बाद अब यहाँ पर तेजी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स हैं और उनसे बात करते हैं। देवांग, मिड कैप की सूची अगर देखें, हम देख रहे हैं बीएसई लिमिटेड में इस वक्त जो है मोमेंटम बढ़ता हुआ, बाइंग जनरेट होती हुई नजर आ रही है। एक्सचेंज एंसिलरीज में एमसीएक्स, सीडीएसएल, इन स्टॉक्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। लेकिन बीएसई लिमिटेड आधे से 1% की तेजी इस वक्त बाजार में कमजोरी है, लेकिन 5679 के लेवल्स पर। की बात करें डेफिनेटली स्टॉक्स में जो ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें काफी पॉजिटिव है। अभी भी स्टॉक एक जो अभी करेक्ट हुआ है वो एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर वापस अपसाइड रिज्यूम किया है। तो आई थिंक इसमें बने रहे। स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ पे दूर का रहेगा, अराउंड 5450 और लेवल स्टॉप लॉस रखना होगा। अपसाइड अराउंड 5900 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से काम करे ये मार्केट में। अच्छा, ओके, ठीक है। तो चलिए बीएसई लिमिटेड पर एक राय, एक नजरिया बनता हुआ। इस बीच कोफोर्ज पर भी एक नजर। कुणाल, आपकी राय जानना चाहेंगे। मिड कैप लिस्ट में कोफोर्ज भी वन सच जो कि इस वक्त आउट परफॉर्म करता हुआ करीब 1.5% की तेजी यहाँ पर 9610 के लेवल्स पर दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। कुणाल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, वेल काफी अच्छी रिकवरी हमें अक्रॉस द आईटी काउंटर्स देखने को मिली है। आप देखिए जो मॉर्निंग में लो बनाए थे स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में, उस लो को बेस बना के एक अच्छी खासी लेवल पे जितने भी स्टॉक वो ट्रेड कर रहे हैं, मोमेंटम अभी फिलहाल पॉजिटिव लग रही है। 9620 के अराउंड कोफोर्ज
ट्रेड हो रहा है, लाइकली चांसेस है यहाँ से फर्दर अपसाइड की मोमेंटम भी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे एक एसएल का कंसर्न आएगा, एसएल जो होगा वो डे लो का होगा, और लो की बात करें तो लो बनाया है 9240 के अराउंड का, और स्टॉक फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है 9600 के अराउंड का। तो 9600 के अराउंड हम खरीदारी करके चलेंगे, 9240 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं 9875 का पहला टारगेट है जो कोफो जो में दिखा सकता है, और अगर वो ब्रेक होता है तो 10,320 तक के भी लेवल अल्टीमेट टारगेट ये स्टॉक हमें दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 9240 के एसएल के साथ के मौके यहाँ पर, और आगे तेजी के पूरे आसार 10,000 के पार भी जाने का दमखम रखता है कोफोज। लेकिन इस वक्त इंडेक्स पर एक नजर होनी चाहिए रिकवरी अटेम्प्ट और काबिल तारीफ रिकवरी इस वक्त अगर आप देखेंगे, क्योंकि गिरावट जिस तरह से देखी थी हमने, करीब 300 अंकों की गिरावट वहां से बैंक निफ्टी को लेकर आई है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के मुकाबले, और बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट निचले स्तरों से करीब 300 अंकों की रिकवरी देखी जा चुकी है। लाल निशान में अब भी हम हैं, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी अटेम्प्ट। मिड कैप में जहां बिकवाली का दबाव और सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स में गिरावट देखने को मिल रही थी, इस वक्त करीब निचले स्तरों से 700 अंकों की रिकवरी मिड कैप इंडेक्स में, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अराउंड 250 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक निफ्टी आईटी और निफ्टी मेटल को स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्पेसेस में इस वक्त रिकवरी और निचले स्तरों से बाइंग मोमेंटम जो है वो डेवलप होता हुआ। आईटी स्पेस इनफैक्ट निचले स्तरों से करीब 700 अंक रिकवर करता हुआ, निफ्टी मेटल में भी निचले स्तरों से रिकवरी अटेम्प्ट होती हुई देखने को मिल रही है। संभलने की कोशिश कर रहा है बाजार, लेकिन इस बीच खबरों के दम पर जहां पर एक्शन हम देख रहे थे, इनफैक्ट आज नवरत्न सूची में भी जिसका जिक्र हमने किया, और कल हमने इस पर एक रिसर्च भी आपको बताई थी, कर्नाटक सरकार दरअसल आयरन ओर माइनिंग की ड्यूटी बढ़ाने के बारे में सोच रही है, और इसका इम्पैक्ट जो है एनएमडीसी पर पड़ता हुआ दिख सकता है। एनएमडीसी के स्टॉक प्राइस में इस वक्त हम देख रहे हैं मजबूती है, लेकिन दिवांग एक बार आपसे राय जानना चाहेंगे। एनएमडीसी, जीएमडीसी सारे के सारे स्टॉक्स हैं जिस पर एक इम्पैक्ट जरूर पड़ सकता है, लेकिन मेजर प्लेयर अगर आयरन ओर की बात करें एनएमडीसी है। सो एनएमडीसी की बात करें तो स्टॉक्स में अगर हम देखें तो जो प्रीवियस जो लो था वहीं पर ही स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया अराउंड 208 209 ऑड लेवल एक सपोर्ट है। तो जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं करते तब तक बने रहे, अपसाइड अराउंड 225 230 तक के जोन भी देखने मिल सकते हैं। तो आई थिंक इसमें होल्ड करें, 208 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। तो एनएमडीसी, जी हाँ, मेटल इंडेक्स में निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी हम ज़रूर देख रहे हैं। एक अच्छा मूव जो है, क्या बात है, डॉक्टर रेड्डीज 2% की तेज़ी दिखा रहा है। अवनी जी ने स्पॉट ऑन यहाँ पर किस तरीके से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा था डॉक्टर रेड्डीज, उसको हाईलाइट किया। देखिए ऐसे कमज़ोर बाजार में भी सामने आकर फ्रंट फुट पे आकर आपको बोलना कि बाय करिए, डॉक्टर रेड्डीज वो पिक हो सकता है। और अगर एफएनओ में देखें तो टॉप गेनर अगर साबित हो तो जी हाँ, ये कमेंडेबल है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अवनी जी को इतनी सुपरहिट कॉल के लिए। पर इसी के साथ साथ अन्य फार्मा काउंटर्स में टोरेंट फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, इप्का लैब्स, ये भी हैं एफएनओ के टॉप गेनर्स। एक बार देवांग आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इप्का लैब्स, औरोबिंदो, टोरेंट, इन तीनों में से कोई पसंद आ रहा है जहाँ पर अभी भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हाल फिलहाल काफ़ी गिरावट देखने को मिली है ये फार्मा काउंटर्स में। हमें लगता है कि टोरेंट फार्मा काफी अच्छा एक पैटर्न बना है, पॉसिबल एक ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट करते कि एक ब्रेकआउट पे देखने मिल सकता है स्टॉक्स में। तो टोरेंट फार्मा यहाँ से खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना अराउंड 3360, अपसाइड अराउंड हमें 3500 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं टोरेंट फार्मा में। ऑलराइट, 3500 के लेवल्स दिखा सकता है टोरेंट फार्मा, और चार्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए ये स्टॉक ने लगभग 5 दिसंबर के आसपास इन लेवल्स को टेस्ट किया था, फिर थोड़ा सा रिट्रेस नीचे की तरफ ज़रूर आया, पर उसके बाद फिर से एक ऊपर की चाल, और 3500 तक जो है लेवल्स आने की उम्मीद है। उसके बाद फिर से रिव्यू करेंगे कि क्या ये एक ब्रेकआउट साबित हो सकता है या नहीं। पर हाल फिलहाल कुछ फर्टिलाइजर काउंटर्स में कोरोमंडल इंटरनेशनल में भी एक अच्छा ब्रेकआउट था, हमारे एक्सपर्ट्स ने भी इसको हाईलाइट किया था। एक बार देवांग आपसे ही समझेंगे कि कोरोमंडल इंटरनेशनल कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे। कोरोमंडल इंटरनेशनल की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर हाइट ऑफ हार्मोनियम स्ट्रक्चर में इतनी गिरावट देखी है मार्केट में, फिर भी ये स्टॉक एक संभला हुआ है। तो आई थिंक इसमें एंट्री की जा सकती है। 1800 के स्टॉप लॉस रखकर अपसाइड अराउंड 1950 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल में। ओके, कोरोमंडल इंटरनेशनल इनफैक्ट
ये जो पूरा का पूरा स्पेस है, इस पर हमने आपको ड्यूरिंग दिस वीक इटसेल्फ बताया था, खबरों में भी था, और कोरोमंडल इंटरनेशनल इसमें सबसे आगे खड़ा हुआ। ऑलमोस्ट यहाँ पर अभी तेज़ी देखने को मिल रहे हैं, तेज़ी के साइंस, और यहाँ से भी खरीदारी के मौके ज़रूर बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं एक्सचेंजेस से इन्वेंटरस नॉलेज सॉल्यूशंस की लिस्टिंग की तैयारी, आईपीओ की लिस्टिंग, प्राइमरी मार्केट में एक और एंट्री। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एज पर द ऑफर डॉक्यूमेंट अगर आप देखेंगे, कंपनी के लिस्टेड प्लेयर्स या लिस्टेड कैटेगरी में कोई पीयर कंपैरिजन नहीं है, तो अलग तरीके का बिजनेस है इनका, और इसी के चलते काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। IKS हेल्थ 1900 के लेवल्स पर हम देख रहे थे, BSE पर सेटल होता हुआ 1856 के लेवल्स पर ये देखने को मिला था। लिस्टिंग की तैयारी करता हुआ ये इस वक्त काउंटर, इस वक्त नई लिस्टिंग, या कह सकते हैं कि कैपिटल मार्केट्स में नई एंट्री, IKS टेक्नोलॉजी एनेबल्ड हेल्थ केयर सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी की नई एंट्री होती हुई। आउट पेशेंट इन पेशेंट केयर ऑर्गेनाइजेशंस के पार्टनर्स रहे हैं ये, पर्टिकुलरली हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को एनेबल करते हैं सुपीरियर क्लिनिकल केयर के लिए, पॉपुलेशन हेल्थ केयर आउटकम्स के लिए, ट्रांजिशंस के लिए, ओवरऑल हेल्थ केयर सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी। सो कह सकते हैं कि इट इज़ अ सेट ऑफ एन IT कंपनी अलॉन्ग विथ हेल्थ केयर सोल्यूशन प्रोवाइडर। सो नीश कैटेगरी कही जाएगी, 2 सेगमेंट्स के साथ ताल्लुक रखती है कंपनी IKS हेल्थ। और आपकी स्क्रीन पर ताज़ा लिस्टिंग के फोटोज आप देख रहे हैं, व्यूज़ आप देख रहे हैं, लाइव लिस्टिंग होती हुई। तो चलिए, कमज़ोर बाजार में इस वक्त मजबूत लिस्टिंग, और जिन्होंने IPO के लिए अप्लाई किया, और अगर आपके ये IPOs में आपके एंट्री लगी हैं, तो फिर लिस्टिंग गेन भी की तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि मजबूत लिस्टिंग ऑलमोस्ट होती हुई 1856 पर ये सेटल हुआ था। इस वक्त लिस्टिंग फर्स्ट टिक्स जो है 1910 के लेवल्स पर आती हुई। फाइनेंशियल्स की भी अगर बात करें, पिछले 3 क्वार्टर्स में कंपनी के मुनाफे के फ्रंट पर, मार्जिन्स के फ्रंट पर, और कंपनी की आय के फ्रंट पर, और EPS के फ्रंट पर भी काफ़ी पॉजिटिव फाइनेंशियल्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स इस वक्त नज़र आ रहे हैं। चलिए, एक लिस्टिंग, नई लिस्टिंग और इसके टेक अवेज आपकी स्क्रीन पर। लेकिन